तो नमस्कार प्यारे बच्चों, फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कमिट किया था कि हर टेस्ट सीरीज़ के पहले टेस्ट के बाद आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, उसी में हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। इससे पहले आपने फिजिक्स का वीडियो सॉल्यूशन एंजॉय किया, ठीक है। नमन सर ने वीडियो सॉल्यूशन लिया होगा, आपको बड़ा मज़ा आया होगा। अभी मैं केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके बाद बायोलॉजी का वीडियो सॉल्यूशन है ना, विनोद सर डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। प्यारे बच्चों, बेस्ट टेस्ट सीरीज़ हम लोग लेकर आए हैं पूरी भिलाई में, पूरे छत्तीसगढ़ में। टेस्ट सीरीज का प्राइस आपको पता है कितना है? 500 रुपीज़, मात्र 15 पेपर। बच्चों, ऐसा हुआ कि हमने जब ये टेस्ट सीरीज लाने का प्लान बनाया, मैंने अपने साथियों के साथ डिस्कशन किया, तो सबका ये कहना था कि सर प्राइस हम लोग 3000 रखते हैं, 4000 रखते हैं। मेरी एक जिद थी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन लोग भिलाई में आकर के तो रह रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ठीक नहीं है। 3 से 4 कई बच्चों के 3-4 ड्रॉप हो गए, कई बच्चों के 2 ड्रॉप हो गए। तो इस वजह से क्या हो रहा था, उन बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। अब 3 से 4 हज़ार उन बच्चों के लिए बहुत भारी अमाउंट होती है, ठीक है। बाकी जहाँ टेस्ट सीरीज़ 2000 मेजर होता है, कई जगह 8000 है, कहीं 6000 है, हमने उसकी कॉस्टिंग को गिरा करके कर दिया 500 रुपीज़। नो डाउट फाइनेंस का थोड़ा सा शुरू में दिक्कत हो रहा था, लेकिन जो कि बच्चों का भला हो रहा है, इस वजह से हमने उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करी। जो नीट का वाइब होता है, नीट में जाकर के जैसे पेपर देना होता है, उन्हीं प्रोटोकॉल्स को हमने फॉलो किया। वो एक एक चीज़ की डिटेलिंग हमने ध्यान रखी, चाहे वो पेन लाने से लेकर, पेन ना लाने से लेकर के, पेन प्रोवाइड करने से लेकर के, वीडियोग्राफी से लेकर के, टेस्ट सेंटर में जाने की जो वाइब होती है, रिपोर्टिंग टाइम से लेकर, हर चीज़ हमने बहुत अच्छे ढंग से किया। एक बच्चों को ये फील देने की कोशिश की हमने कि नीट का पेपर जैसा होता है, बिल्कुल उस अंदाज में आप लोग पेपर दें। और पेपर की क्वालिटी भी बहुत शानदार थी। हमने एनसीईआरटी की एक एक लाइन उधेड़ करके पेपर बनाया, बहुत मेहनत किया। रात 12-12 बजे, 1-1 बजे हमने रिकॉर्डिंग की, और तब जाकर के आप लोग के प्यार और सपोर्ट से ये टेस्ट सीरीज संपन्न हो पाया और बहुत अच्छे ढंग से हो पाया। प्यारे बच्चों, इस टेस्ट सीरीज में हमने सोचा नहीं था कि रेस्पॉन्स ऐसा मिलेगा। बड़ा भयंकर रेस्पॉन्स आया। करीब करीब हमने सोचा था एनरोलमेंट के लिए बच्चे कितने होंगे, तो 300 प्लस एनरोलमेंट। हमने ये तैयारी बहुत ज़्यादा लंबे समय से नहीं की, 3 से 4 दिन में ये तैयारी की है, और 3 से 4 दिन में करीब करीब 300 प्लस बच्चे हमारे पास एनरोल हुए। और ये एनरोलमेंट नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम लोग सेकंड टेस्ट तक ये एनरोलमेंट लेने वाले हैं। सेकंड टेस्ट तक जितने भी बच्चे हों भिलाई में, इस शहर में जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड टेस्ट के बाद से एनरोलमेंट, मतलब सेकंड टेस्ट के पहले तक हम लोग एनरोलमेंट लेंगे, उसके बाद ये एनरोलमेंट बंद हो जाएगा। इसका प्लानर, इसका डिटेल हमने अपने चैनल में अपलोड कर दिया है, ठीक है। और ड्राइव के थ्रू, इसके माध्यम से हम लोग आपको लिंक के माध्यम से पूरा चीज़ हम लोग डिटेल आपको प्रोवाइड कर देंगे। और आप चाहें तो दिए गए नंबर जो नीचे चल रहा है, वहाँ पर कांटेक्ट करके पूरी जानकारी डिटेल में प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा केमिस्ट्री का पेपर। केमिस्ट्री का टॉपिक था सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का पेपर, अगर पेपर की बात करें तो जो बच्चे हमारे इन हाउस थे, जिन्होंने हमसे पढ़ाई कर रखी है, उन बच्चों को तो कतई परेशानी नहीं ही होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल अगर देखा जाए तो मैं पेपर को मॉडरेट लेवल में रखा था। कारण ये है कि हम लोग को नीट ओरिएंटेड पेपर देना था, तो नीट का जो लेवल होता है उस लेवल पर हम लोग चल रहे थे। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जिनमें कैलकुलेशन में आपका समय खराब हुआ होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, और सारे क्वेश्चन जो थे एनसीईआरटी बेस्ड थे और कंसेप्चुअल थे। जैसे जैसे मैं सॉल्यूशन करूंगा, आपको पूरी चीज़ें समझ में आने लगेगी। और इस पेपर की खास बात यह है कि लगभग सॉल्यूशन के जितने टॉपिक्स, जितने आर्टिकल है, मैंने कोशिश करी कि उन पूरे आर्टिकल्स को अच्छे ढंग से कवर कर सकूं। एक बच्चे को एक नेट, मतलब बोलना चाहिए ना, वन शॉट वीडियो, वो इस माध्यम के थ्रू मिल जाएगा। तो जो बच्चे 12th की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेईई मेंस की कर रहे हैं, उनके लिए तो ये पेपर है ही है, ठीक है। पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 1 में, है ना, ए में, क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, देखते हैं। द मोलैरिटी ऑफ अ ग्लूकोज सोल्यूशन कंटेनिंग 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 400 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। आपको मोलैरिटी पूछा गया है। क्या पूछा गया प्यारे बच्चों? मोलैरिटी पूछा गया है। ठीक है, आपसे मोलैरिटी पूछा गया है ग्लूकोज सोल्यूशन की। वेट ऑफ ग्लूकोज है 36 ग्राम और वॉल्यूम है बेटा 400 ml। ये चीज़ें गिवन है। सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में दिया है तो ऊपर लीटर में चेंज करने के लिए मैं 1000 का इंटू करता हूँ,
ठीक है बच्चों, तो वेट दिया है 36, मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का। प्यारे बच्चों एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ का मॉलिक्यूलर मास याद रखना, यूरिया का 60 AMU होता है, ठीक है, ग्लूकोज का जो होता है ग्लूकोज 180 AMU होता है, और सुक्रोज का 342 AMU। ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो ये डाटा आपको याद रखना है। और इस पेपर के सोल्यूशन तक मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप अगर पूरे वीडियो तक बने हुए हैं तो ये सब चीज़ें आपकी ध्यान में आ जाएंगी। इस वीडियो सोल्यूशन के बाद आपकी कंसेप्ट की क्लियरिटी एकदम 100% होगी, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मिलने वाला है बेहतरीन ढंग से। लास्ट तक बने रहना, ऐसा मत करना कि आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है आप वहाँ जा करके देख रहे हैं। इससे गड़बड़ क्या होगा कि कुछ कनेक्टिविटी वाली बातें मैं जो आपको बताऊंगा ना वो आपसे छूट जाएगा। पूरी वीडियो देना, टाइम देना, मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का कितना होता है बेटा 180, वॉल्यूम है 400 इंटू क्या हो जाएगा 1000। डाटा सेट होके आया है, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 दूनी 36, 2/4 यानी 1/2 यानी 0.5 मोलर है। यानी कि आंसर जो हमारे पास में होगा वो डेफिनेटली क्या होने वाला है प्यारे बच्चों 2 होने वाला है। आंसर क्या जाएगा 2 जाएगा, यानी कि 0.5 मोलर। बड़ा आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैं इजी के कैटेगरी में रखूंगा। किस कैटेगरी में रखूंगा? इजी के कैटेगरी में रखने वाला हूँ। मैं मार्किंग कर देता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने मॉडरेट थे, कितने टफ थे, उस चीज़ों में मैं बात करने वाला हूँ। मैं एक पेन को अरेंज कर लूँ तो इस क्वेश्चन को मैं ईजी के कैटेगरी में रख रहा हूँ। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर above the solution in mixture of A and B, mole fraction A is 0.4 will be P नॉट ए एंड P नॉट बी। देखो क्वेश्चन पढ़ करके ना बच्चा कंफ्यूज बहुत आता है। देखो मैं पेपर ना अभी इंग्लिश का शो कर रहा हूँ, हिंदी माध्यम वाले बच्चे घबराए नहीं, आपका पूरा पेपर ना हिंदी में भी अवेलेबल था। हमने बाइलिंगुअल पेपर बनाया है, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, एज इट इज़ यहाँ दिया हुआ था। आपको कुछ बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ना इंग्लिश में देख लें, आपके पास पेपर है, नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ ये दिया हुआ है ए और बी, ठीक है, जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के मिश्रण में विलयन के ऊपर ए का वाष्प का मोल अंश होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज एनसीईआरटी की ऐसी होती है। अब बच्चा ये बोल रहा है सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ही पूछ रहा है, ये क्या चक्कर है? यहाँ पर आता है डॉल्टन्स लॉ। देखो अगर मैं पूरा कंसेप्ट आपको समझाऊं, सबसे पहले मैं आपको डॉल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ इनमें रिलेशन बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, दो सॉल्यूशन को अगर मिलाते हैं, सॉल्यूशन ए है सॉल्यूशन बी है, तो सॉल्यूशन ए और बी क्या करेगा? वेपर प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? वेपर। इस लिक्विड के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन काई ए है, बी का मोल फ्रैक्शन काई बी है। अब जो वेपर प्रोड्यूस होगा उसमें ए कंपोनेंट भी होगा और बी कंपोनेंट भी होगा। बोलो होगा नहीं होगा? यस सर डेफिनेटली होगा, बोल के पढ़ना बॉस। ठीक है, अब ए भी होगा बी भी होगा। मेरा सवाल ये है इस वेपर फेज में ए का गैसियस मोल फ्रैक्शन क्या है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। बी का गैसियस मोल फ्रैक्शन क्या है ये नहीं पूछा है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको। फॉर्मूला होता है गैसियस मोल फ्रैक्शन, इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ठीक वैसे ही गामा बी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये फंडा है, ये रिलेशन है राउल्ट्स लॉ और डॉल्टन्स लॉ में। प्यारे बच्चों ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए, ये फॉर्मूला होता है, हर बच्चे को पता होता है। पार्शियल प्रेशर किसी का इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन उसी का इंटू वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट उसी का ही लेना होता है, तो उससे आपको पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू काई ए पी नॉट ए प्लस काई बी पी नॉट बी, ये फॉर्मूला होगा। क्लियर है? अब इस फॉर्मूले पे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो गैसियस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू है ना पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यही फॉर्मूला है। ठीक है, पी नॉट ए की बात करूंगा तो पी नॉट ए आपको 100 mmHg दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 0.4 अपॉन 100 इंटू 0.4 प्लस कितना हो जाएगा? पी नॉट बी की वैल्यू कितना है 200 और
गामा बी की वैल्यू, काई बी की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, आपको पता है दो मोल फ्रैक्शन अगर कंपोनेंट ए और बी से मिलकर के बना हुआ है तो इनके मोल फ्रैक्शन का सम एक के बराबर होता है। ठीक है, मैं ओरली बता रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन तो गामा ए इक्वस टू काई ए इक्वस टू 0.4 है, तो काई बी इक्वस टू हो जाएगा 1 माइनस 0.4। मैं यहाँ बता देता हूँ, काई ए प्लस काई बी इक्वस टू 1 होता है, तो काई बी इक्वस टू हो जाएगा 1 माइनस काई ए, यानी कि 1 माइनस 0.4, दैट विल बी 0.6। तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा 0.6। अब कुछ नहीं है, आंसर आ जाएगा। ये नीचे 10 आया, टन 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 आ रहा है, ये 40, ये 40, 6 दूनी 12 होगा, ये नीचे 10, 10 से 10 ये हो गया 120, यानी 40/12 और 4 कितना होता है 160, 0 से 0 1/4 यानी 0.25, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा? 3। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन टफ नहीं था प्यारे बच्चों, कंसेप्ट था, सिर्फ और सिर्फ क्या था बेटा? कंसेप्ट था। और जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं कतई टफ की कैटेगरी में नहीं रखने वाला हूं, तो मैं पेन से निशान लगा दे रहा हूं अपने पेपर पे, और ये आपको लास्ट में पूरा हम लोग एक ओवरव्यू देंगे, कौन सा क्वेश्चन ईजी था, कौन सा मॉडरेट था, कौन सा टफ था, आप कितनी जल्दी पेपर को बना सकते थे। क्योंकि अभी डिस्कशन का टाइम है, मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लेके बताऊंगा। लेकिन इस पेपर को सॉल्व करने में मुश्किल से मुश्किल 50 मिनट लगते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही लगता एवरेज देखा जाए, तो इसको भी मैं इजी की कैटेगरी में रखने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की क्वांटिटी निकालनी है, और सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस है, मतलब कोई हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल वहाँ जुड़ा नहीं है। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml, वॉल्यूम कितना है 250 ml है, और मोलैरिटी करना है मुझे 0.1 मोलर। फिर से मोलैरिटी का क्वेश्चन, इक्वल्स टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, ये निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। सोडियम का होता है 23, 23 इंटू 2 होता है 46, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, टोटल मार के देखो 8 9 10 और 6, 16 का 6 हासिला है 1, 4 4 8 और 1 9 और 1 10, 106 AMU आएगा। तो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml है, लीटर में चेंज करने के लिए क्या करूँगा 1000। देखो ये 0 से ये 0 कैंसल, और ये 25 चौक होता है बेटा 100। अब मोलैरिटी दिया हुआ है 0.1 इक्वल्स टू W इंटू 4 अपॉन 106। डाटा बड़ा मज़ेदार है, W इक्वल्स टू हो जाएगा 106 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो बच्चा क्या करता है, यहाँ पे बच्चा 106 को 4 से डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद इंटू करेगा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बोल रहा हूँ झट से करना है, विद इन सेकेंड। बोलो बात समझ में आ रहा है? एक लाइन में अपनी क्लासरूम में हमेशा बोलता हूँ, ऑप्शन देख के मैच खेलना है। क्या बोलता हूँ मैं? मेरे साथ साथ बोलो, जल्दी करो। और जो बच्चे मेरे क्लासरूम के कमेंट करके बोलना जरूर, मैं क्लास में क्या बोलता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं बोलता हूँ क्लासरूम में ना, लिख डालना कमेंट में, भर देना। ठीक है, यही तो मोटिवेशन है यार, यही तो सपोर्ट है। रात जाग जाग करके हम लोग अगर वीडियो बना रहे हैं तो आपका एक कमेंट इज इक्वल टू 100 टाइम्स प्यार हमारे लिए। मज़ा आ जाएगा, एकदम एनर्जी से काम करेंगे। तो अपना प्यार जरूर दिखाएं, कमेंट में तुरंत टाइप कर दो मैं क्या बोलता हूँ, ऑप्शन देख के मैच खेलना, क्या क्या बोलता हूँ सब लिख लेना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो हमारे पास ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में डाटा बिल्कुल भी आसपास नहीं है, तो ऑप्शन देख के अगर मैं मैच खेलूंगा, लगभग इसको 100 मानूँ तो 0.1 है यानी कि 10/4, 10/4 यानी 5/2, यानी आंसर लगभग 2.5 के आसपास आएगा। और ये आंसर नंबर 1 मैच हो रहा है। ऑप्शन देख के मैंने मैच खेल लिया, 2.65 ग्राम। मर करके कैलकुलेट करने की ज़रूरत कतई नहीं है। 106 को 100 मान लिया, 100/4 यानी कि कितना होता है 100 इंटू 0.1 यानी कि ये हो गया 10, 10/4 यानी कि 5/2, और 5/2 यानी कि 2.5 के आसपास, आंसर हो जाएगा 2.65। ओरली सॉल्व कर लिया अपन ने। ठीक है, चलिए बस आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू बॉयल वेंट ऑफ लॉ फॉर सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज। बड़ा आसान अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं किस कैटेगरी में रखूं आप बताओ? ये इजी ही था। ये क्या था बेटा? इजी था। कैलकुलेशन में बच्चे ज़बरदस्ती उलझ रहे थे, कोई बहुत बड़ा भयंकर कैलकुलेशन नहीं था। ठीक है, इसको भी मैं इजी की कैटेगरी में रखूँ। मतलब शुरू के क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम मजाक जैसे आ रहे हैं। ठीक है, एकदम नूबड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम नूब लोग के लिए, एकदम बन जाएगा आराम से। अभी प्रो वाली बातें तो आई ही नहीं है। बोलो बात क्लियर है? और हम लोग तो एनिमल लोग हैं यार।
ठीक है, हम लोग तो बना देते हैं, आग लगा देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आए कंसेप्ट से, ठीक है, तो दुनिया हिला देंगे हम। बोलो बात समझ में आ रहा है? बी प्राक का गाना याद आ जा रहा है मेरे दिमाग में, ठीक है। हाँ फटाफट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अकॉर्डिंग टू बॉयल वेंट ऑफ लॉ फॉर सोल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो हमारे पास पाई इक्वस टू होता है आई इंटू सी आर टी, यानी पाई इक्वस टू आई इंटू सी मतलब एन अपॉन वी आर टी, सबको कांस्टेंट कर दूं तो पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वी के, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, डंके की चोट पे आंसर जाएगा 1, यानी ये भी हमारे पास में इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आ रहा है। ये क्वेश्चन क्या है बेटा? इजी के कैटेगरी में आ रहा है। मैं क्वेश्चन पेपर में मार्किंग करता जा रहा हूँ, ठीक है, आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी, ठीक। चलिए बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग देख रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो होता है पाई इक्वस टू आई इंटू सी आर टी। प्यारे बच्चों, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता तो इसको मैं दूसरे तरीके से बना सकता था, वेंट ऑफ फैक्टर और मोलैरिटी को इनटू करके, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, बदलेगा, इसलिए टेम्परेचर को भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 50, 25, 25 और 50 यानी टेम्परेचर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस क्वेश्चन में। देखो कैलकुलेशन बहुत कराएगा। देखो पाई इक्वस टू आर कॉन्स्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई सी और टी। पहले क्वेश्चन में आई की वैल्यू, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा आई, यहाँ लिखूँगा सी, यहाँ लिखूँगा टी और यहाँ उसका मल्टीप्लाई आई सी टी की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसके लिए AlCl3 है। आपको पता है AlCl3 डिसोशिएट कैसे होता है? तो AlCl3 डिसोशिएट होता है एल्यूमिनियम +3 में और 3 Cl- दे देता है, यानी नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर यानी पार्टिकल होंगे 4, और अल्फ़ा अगर 100% हो, क्योंकि नहीं बोला गया है तो मैं मानूंगा कि अल्फ़ा कितना है 1 है, यानी कि परसेंटेज डिसोसिएशन 100% है। उस कंडीशन में n की वैल्यू 4 है और यही I की वैल्यू यानी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी 4 इंटू कंसनट्रेशन कितना दिया है 0.011 और टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 273 प्लस 50 कितना होगा 3 और 7 8 9 10 11 12 का 2, हाँ और 2 और 1 3, यानी 323, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा सोल्यूशन जो आपको दिख रहा है वो है NaCl सोल्यूशन। NaCl टूटेगा तो कैसे टूटेगा? ये टूटेगा Na प्लस में और साथ ही साथ Cl माइनस में, यानी कि N की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 2 होगी, I की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी। कंसंट्रेशन दिया है 0.032 मोलर और साथ ही साथ टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 प्लस 25 3 और 5 6 7 8, ठीक है, और ये हुआ 7 8 9, ठीक, या हाँ 5 6 7 8 और ये 7 8 9 और ये 2 298, कितना हो जाएगा 298 केल्विन। तीसरे में देखते हैं, तीसरे केस में है ना, N की वैल्यू कितनी होगी NH4 ट्वाइस SO4, ये टूटेगा 2NH4 प्लस और साथ ही साथ SO4 माइनस 2 में, यानी N की वैल्यू 2 और 1 3 होगी, और यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया 0.012 और साथ ही साथ टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन होगा। बोलो होगा? ठीक है। अगला सॉल्यूशन आप देखोगे तो अगले सॉल्यूशन के लिए जब आप देखोगे तो N की वैल्यू NaCl है, 2 में टूटेगा यानी कि 2 इंटू 0.030 इंटू 50 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 323 केल्विन, ठीक है। इसको आप इंटू करो, इसको आप इंटू करो और डाटा निकालो। मैंने ऑलरेडी इंटू कर रखा, 14.212 कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है। इतना सा इंटू डिवाइड के लिए तैयार बैठे नीट जेई के लिए 19.072। देखो आजकल क्या हो रहा है ना, आप 3-4 साल का पेपर उठाए तो वो कैलकुलेशन में एक्यूरेसी चेक करने के लिए एग्जामिनर जो डाटा बहुत आसपास दे देता है, कैलकुलेशन उलझा देता है, ठीक है। हम ऑप्शन में अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो ऑप्शन देख के मैच खेल लेते हैं। कई बार किस्मत खराब हो तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है, वो भी मरा हुआ, यानी एक साल ऑप्शन ऐसे भी रहे हैं। फॉर एग्जांपल 0.32 और 0.31 0.32 और 0.318,
मतलब समझ रहे हो, आसपास का फिगर है, तो आपको एक्यूरेसी वहाँ दिखानी पड़ेगी। मैं एक सैंपल बताया, आप पिछले साल का पेपर उठाए, पिछले साल का दिखाए, ऐसे नियरली क्लोज वाले ऑप्शन आपको दिखेंगे। ठीक है, मैं सच बोल रहा हूँ, आप देख लेना पेपर उठा के, प्रीवियस ईयर बनाएंगे, आपको बात समझ में आएगा। यहाँ आ जाएगा लगभग 10.728 के आसपास, और यहाँ आ जाएगा 19.38 के आसपास। तो इन सब में है ना, हम लोग अगर देखें तो पाई सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ प्रोड्यूस करेगा, तो आंसर जाएगा पाई, क्योंकि पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी इंटू टी, और ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर ICT का ये ज़्यादा है, तो आंसर रहेगा 4। बच्चों ये क्वेश्चन क्योंकि कैलकुलेट करा रहा है, फंडा बहुत आसान था, कैलकुलेट करवा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रखूँगा। जिन बच्चों का ये फंडा क्लियर नहीं है उनसे के लिए तो ये टफ है, और जिनका क्लियर है तो उनसे ये समय खराब कराने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को है ना मैं मॉडरेट की कैटेगरी में रखने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अब ये जो कैटेगरी होता है ना बेटा, इजी, मीडियम, टफ, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, उनकी प्रिपरेशन पे वेरी करता है। हम लोग किसी भी क्वेश्चन को, हो सकता है किसी के लिए इजी हो, किसी के लिए टफ हो, जो पढ़ाई नहीं उसके लिए तो टफ ही होगा। ठीक है, चलिए भाई आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है प्यारे बच्चों, गौर से देखना। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH विल बी नीडेड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन। आपसे पूछा है मोलैरिटी कितना बनाना है हमें सोल्यूशन का, 0.1 मोलर, वॉल्यूम है 250 ml, और साथ ही साथ आपको NaOH का वेट पूछा गया है। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट सोडियम का 11 दूनी 22 23 और ऑक्सीजन का 16 और 1 17, यानी कि 3 7 3 10 का 0 2 और 1 3 40 AMU होता है। ठीक है, NaOH का वेट निकालना है, इजी क्वेश्चन है। मोलैरिटी इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में ले रहे हो तो ऊपर इंटू करूँगा 1000 में। ठीक है, मोलैरिटी 0.1, ठीक है, और वेट निकालना है मुझे, मॉलिक्यूलर वेट 40, वॉल्यूम 250, और ऊपर इंटू किया मैंने 1000 का। ये 0 से 0 धाएँ धाएँ कैंसिल, 25 चौक 100 होता है, 4 से 40 10 बार, 10 का इंटू 0.1 में वेट आया 1 ग्राम। डाटा सेट होके आया था, एकदम मलाई वाला क्वेश्चन था, आंसर डंके की चोट पे 1 जाएगा डेफिनेटली। 56 का क्या जाएगा आंसर, 1। क्वेश्चन मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वापस से अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया, फिर 57 की तरफ आएंगे। 57th क्वेश्चन है, 15 ग्राम ऑफ मिथाइल एल्कोहल इज डिजोल्व इन 35 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल को अगर मैं सॉल्यूट मानूँ तो सॉल्यूट का वेट 15 ग्राम है। ठीक है, और डिजोल्व इन 35 ग्राम ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 35 ग्राम है। आपसे पूछा है परसेंटेज वेट निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन का मिथाइल एल्कोहल का परसेंटेज, मास परसेंटेज निकालना है ना, W/W निकालना है। कई बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं, परसेंट बाई मास का फॉर्मूला होता है, वो लोग क्या करेंगे 15/35 इंटू 100 कर देंगे। कई बच्चों ने ये गलती की है एग्जाम में। अगर जिसने भी ये गलती की, ईमानदारी से कमेंट करके बता देना ये कितने लोगों ने किया, और ये किया तो गलत किया। परसेंट बाई मास का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के वेट में स्मॉल w प्लस कैपिटल W, स्मॉल w कैपिटल W दोनों रहेगा, इनटू क्या रहेगा 100। स्मॉल w की वैल्यू है 15, स्मॉल w 15 प्लस कैपिटल W 35 इंटू 100। 15 35 5 रुपये चिल्लर, अपना भाई किल्लर 40 और 10 50, 15/50 गुणा 100, 100 से 50 दो बार कैंसिल, 15 दूनी 30%। आंसर होगा फर्स्ट, डंके की चोट पे। ठीक है, आंसर होगा क्या बेटा, फर्स्ट। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सावधान रहना था, सतर्क रहना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 58 बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आसान तो सारे हैं। टू लिक्विड A एंड B हैव P0 A एंड P0 B इन द रेशियो P0 A और P0 B का रेशियो दिया है 1:3। कितना दिया है बेटा, 1:3 का रेशियो दिया है। मैं काम करता हूँ, ठीक है, P0 A को अगर रेशियो दिया है, मैं P0 A को अगर 1 mmHg मान रहा हूँ तो P0 B हो जाएगा 3 mmHg। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, द रेशियो ऑफ 1:3, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B इन लिक्विड
ए और बी के मोल्स का रेशियो कितना दिया हुआ है बताओ, ये भी दिया हुआ है 1:3। मैं एक काम करता हूँ, अगर ए के नंबर ऑफ मोल्स को मैं 1 मान रहा हूँ तो बी के नंबर ऑफ मोल्स को मैं 3 मान रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे पूछा है देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज इक्वल टू। ए का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछा, यानी इससे पहले वाला क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया। देखो डॉल्टन्स लॉ और राउल्ट लॉ में रिलेशन है, यानी मुझसे पूछ क्या रहा, मुझसे पूछ रहा है गामा ए इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पी नॉट ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पी नॉट बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पी नॉट ए। ये पूछ रहा है मुझसे, समझ रहे हो, इसको कैलकुलेट करना है। और ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना होगा, उसके मोल अपॉन सबके मोल, 3 + 1 4 यानी कि 0.25। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होगा, उसके मोल अपॉन सबके मोल 3/4 यानी 0.75। अब यहाँ अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पी नॉट ए ये होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है 0.25, पी नॉट ए कितना है 1 यानी वैल्यू आएगी 0.25। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पी नॉट बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है 0.75 और पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है 3। इंटू करो 5 × 15 का 5 हासिला 1, 7 × 21 और 1 नहीं 5 × 15 का 5 हासिला 1, 7 दूनी 14, 7 × 21 और 1 22 यानी 2.25 कितना आएगा 2.25। ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब गैसियस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का ही निकालना है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, इसका पार्शियल प्रेशर प्लस इसका पार्शियल प्रेशर, आपने ये राउल्ट लॉ में पढ़ा, ठीक है। तो देखो पी डैश ए की वैल्यू कितनी है 0.25, ठीक है, पी डैश ए 0.25, पी डैश बी 2.25, वैल्यू हो जाएगा 0.25 अपॉन 2.50। पॉइंट से पॉइंट उड़ा तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 250 यानी 1/10 यानी कि 0.1। डंके की चोट पे आंसर हो जाएगा 1। आंसर क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन नो डाउट कंसेप्चुअल था, रेशियो देकर के इसने उलझाया। मैं टफ की कैटेगरी में नहीं जाऊंगा, मैं इसको रखूंगा मॉडरेट। हम लोगों ने इजी पेपर सेट किया है ना, ठीक है, मॉडरेट पेपर है, अच्छा क्वेश्चन है और नीट ओरिएंटेड है, आएगा तो एज इट इज उठ के आएगा, बहुत आराम से बनेगा आपसे। क्या समझ में आया, इस क्वेश्चन का अप्रोच आपको बहुत कुछ सिखाता है भाई, रेशियो प्रोपोर्शन में खेलना आना चाहिए, ये क्वेश्चन का अप्रोच आपको बहुत कुछ सिखा देगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 होने के बाद में हम लोग 59 की तरफ जा रहे हैं। 59 भी वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है ना। देखो द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर, वेपर प्रेशर इथेनॉल मिथेनॉल का दिया है 42 mmHg और 88.5 mmHg respectively. An ideal solution is formed at the same temperature by mixing 46 gram ethanol and 16 gram methanol. The mole fraction of methanol in vapor phase, वही बोल रहा है, मिथेनॉल और इथेनॉल को जोड़ा, ठीक है, इनको मिलाकर के सोल्यूशन बनाया, ठीक, और पूछ रहे हैं इन सॉल्यूशन से जो वेपर का मिक्सचर आएगा उस वेपर में मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का निकालो। यानी फिर से अगेन राउल्ट लॉ डाल्टन लॉ का क्वेश्चन। मैं इन क्वेश्चन में जोर बार बार क्यों दे रहा हूँ, ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा बच्चों, आएगा, बात को समझो, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है, वो दिया हुआ है हमारे पास में। मिथेनॉल का वेट देखो, वेट ऑफ मिथेनॉल, और ये क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में डायरेक्ट कराया हुआ, ठीक है। तो जो हो सकता है मेरे क्लास वाले बच्चे जो हैं डायरेक्ट सॉल्व करके आ गए हों, लेकिन ऐसा करना नहीं, सॉल्व करना है। वेट ऑफ इथेनॉल, या इतना लंबा नहीं लिखते, वेट ऑफ मिथेनॉल यानी CH3OH कितना दिया है 46 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिथेनॉल कितना होता है ना, कार्बन का 12, 13, 14, 15 और 1 16, 16 दूनी 32 AMU, यही होता है। 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल विद 16 ग्राम ऑफ, नहीं सॉरी, क्वेश्चन में एरर है, क्वेश्चन में एरर नहीं, लिखने में एरर है, ठीक है। मिथेनॉल का वेट 16 ग्राम है, ठीक है, सावधानी से पढ़ें। C2H5OH इसका वेट दिया है 46 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है
इथेनॉल का बताओ। कार्बन का 12 दूनी 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 31, और ऑक्सीजन का 16 यानी कि 46 AMU। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH कितना होगा, उसके मोल अपॉन सबके मोल 1/2 यानी कि 0.5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH कितना होगा, उसके मोल अपॉन सबके मोल यानी कि 1। अब ये तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे हम लोग। CH3OH का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसके मोल गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से हमने मोल निकाल लिया, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से मोल निकाल लिया। अब मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल अपॉन सबके मोल। सबके मोल कितने होंगे, 1 + 0.5 1.5 यानी 5/15 यानी 5 × 15 1/3। ठीक वैसी मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH क्या हो जाएगा, उसके मोल अपॉन सबके मोल यानी कि ये हो जाएगा 10/15। मैं लिख सकता हूँ 5 दूनी 10, 5 × 15 यानी 2/3। ये कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक, P0 मीथेनॉल कितना दिया है, CH3OH का P0 मीथेनॉल। ठीक है, क्या दिया है देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मीथेनॉल आर 42 एंड 88.5। इथेनॉल का 42 है, मीथेनॉल का 88.5 है। ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH इक्वल्स टू उसके मोल मोल फ्रैक्शन उसका इनटू वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट उसी का ही, यानी कि 1/3 इंटू 88.5। क्लियर। P डैश C2H5OH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का इनटू वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेज 42। क्लियर है। ठीक, ये डाटा आ गया। अब इसकी हेल्प से हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। गैसियस मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है, किसका निकालने बोला है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल, मीथेनॉल यानी कि CH3OH के लिए पूछा है, इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H5OH। इसको सॉल्व करोगे तो 88.5 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ आ जाएगा 88.5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 42 इंटू 2 कितना होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 होगा। ठीक है, 84/3। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 88.5/3, यहाँ LCM लोगे तो ये हो जाएगा 88.5 प्लस 84 जोड़ो 5, 8, 9, 10, 11, 12 का 2 हासिल आया 1, 8, 8, 16 और 1, 17, 172.5/3। ये 3 से 3 कैंसिल हुआ। ठीक है, 3 से 3 देखो डाटा मैंने रख दिया था, मैंने पहले डिवाइड नहीं किया था, मुझे पता था आगे जाके कट जाएगा। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस है, ये है एक हैबिट है, ये बनाना पड़ता है। 88.5 डिवाइडेड बाई 3 है ना, इंटू 3 बाई मतलब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 88.5 अपॉन 172.5। अब इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। देखो फ्रैक्शनल वैल्यू है, आपको डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है, डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, लगभग ये आ जाएगा 0.51 के आसपास। चेक करके देखना 0.51 यानी ऑप्शन नंबर 3 डंके की चोट पे। क्लियर। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं ज़रूर टाइम खा रहा है और कंसेप्चुअल भी है, तो इसको मैं थोड़ा सा टफ की कैटेगरी में रख सकता हूँ। इसको मैं किसकी कैटेगरी में रख सकता हूँ, टफ की कैटेगरी में रख सकता हूँ। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, कमेंट करके बताना। मैंने कुछ नहीं किया, जो डाटा क्रैक किया हुआ उससे मैंने सबके पार्शियल प्रेशर निकाले और गैसियस मोल फ्रैक्शन किसी का इक्वल्स टू पार्शियल मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। नंबर 60 ये रहा देवी और सज्जनों आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। The vapor pressure of an aqueous solution of sucrose at 373 Kelvin is found to be 750 mmHg। वेपर प्रेशर एक एक्वस सॉल्यूशन है सुक्रोज का, है ना, एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि P0। अगर सॉल्यूशन प्योर था, सिर्फ पानी था, तो उसका आपको वेपर प्रेशर मालूम होता है 760 mmHg होता है, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। सॉल्यूशन बनाए, वेपर प्रेशर घट गया, सुक्रोज का सॉल्यूशन बनाए 750 mmHg हो गया।
आपसे पूछा गया है कि द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पे आपको मोलैलिटी सॉल्यूशन का निकालना है और सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग सुक्रोज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, राउल्ट्स लॉ याद आता है तुरंत, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहाँ पर? सुक्रोज है। ठीक है, तो पी नॉट की वैल्यू 760, पी एस की वैल्यू 750, पी नॉट की वैल्यू 760 और ये हो गया काई बी सुक्रोज। यानी यहाँ पर हो जाएगा काई बी इक्वल्स टू 760 में से 750 गया 10 अपॉन 760 यानी 1/76। ये तो हमने सुक्रोज का मोल फ्रैक्शन निकाला। प्यारे बच्चों, मैंने आपको 4 जुगाड़ फॉर्मूला बताया था आर्टिकल नंबर 2 में, जो क्लासरूम के याद होंगे उनको मैंने बताया था कि हमको अगर काम स्पीड में करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। कई बच्चे इस मोल फ्रैक्शन से क्या करते हैं बेटा, मोल निकालते हैं और मोल को फिर अपन लोग वेट में चेंज करते हैं और तब जाकर के वो लोग क्या निकालते हैं, मोलैलिटी निकालते हैं। मेथड थोड़ा लंबा है, मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बता रखा, काई बी अपॉन काई ए इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला डायरेक्ट एमटीआर है। बच्चों, मैं कुछ फॉर्मूला आपको यहाँ बताया जा रहा हूँ, इंटर रिलेशन बिटवीन, है ना, डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, इनके बीच में रिलेशन। पहला है काई बी अपॉन काई ए इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 100। दूसरा होगा मोलैरिटी इक्वल्स टू परसेंट बाई मास इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा है नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू परसेंट बाई मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा है मोलैरिटी इक्वल्स टू एम डी इंटू 1000 इंटू अपॉन एम डब्ल्यू प्लस 1000। ये मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको रिलेशन ध्यान रखने हैं ताकि आप स्पीड में काम कर सकें। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब इस क्वेश्चन में हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया 1/76। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1/76 है। अब मुझे चाहिए मोलैलिटी, तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी में रिलेशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन 1000। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है 1/76, मोल फ्रैक्शन ए हो जाएगा 1 - 1/76। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्योंकि दोनों मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। मोलैलिटी की वैल्यू निकालनी है, सॉल्वेंट वाटर है तो 18/1000। 1/76 अपॉन 76 में से एक गया तो 75/76 इक्वल्स टू m अपॉन 55.5। 76 से 76 कैंसिल, यानी कि ये आ जाएगा 1/75 इक्वल्स टू m अपॉन 55.5। सॉल्व करूँगा, मोलैलिटी इक्वल्स टू 55.5 अपॉन 75। इसको डिवाइड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन के लिए तैयार बैठे, कोई बड़ा टफ कैलकुलेशन नहीं है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.74 के आसपास आएगा, यानी आंसर डंके की चोट में थर्ड जाएगा। इतना करना है कैलकुलेशन, ये एक हैबिट है, ये बनाना पड़ता है। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आए? क्वेश्चन को मैं निश्चित तौर पर, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर रहा है, मैं इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 61 बोल क्या रहा है, जरा इन बातों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। वेपर प्रेशर किसका? सॉल्वेंट का, जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट घुला हुआ है। ठीक है, मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। अगर मैं वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट को पी नॉट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का पी नॉट बोल रहा हूँ, और बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इनके बीच रिलेशन। ये बोल रहा है कि मोर देन है, बिल्कुल गलत बात है। आप किसी सॉल्यूशन, सपोज ये मेरे पास पानी है, इसका वेपर प्योर पानी है, इस पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा।
अगर इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में घोलता हूँ तो आपको पता है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स बनने वाले वेपर को अपने सरफेस एरिया से रोक देते हैं, जिस वजह से वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। तो ये रिलेशन गलत है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कम होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, यानी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आंसर प्योरली क्या जाने वाला था? 2। बड़ा इजी क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों से बना होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ये कैसा क्वेश्चन था? वेरी इजी क्वेश्चन। नहीं आ रहा बात समझ में? ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आइडल सॉल्यूशन? राउल्ट लॉ इज ओबे फॉर एंटायर कंसंट्रेशन रेंज एंड टेम्परेचर। ठीक है, आपसे पूछा है कौन सा आइडल सॉल्यूशन के लिए इज नॉट करेक्ट। बच्चे से नॉट करेक्ट पूछता है, बच्चा करेक्ट टिक करके आ जाता है, यही धोखा होता है। तो ध्यान रखेंगे, राउल्ट्स लॉ इज ओबे फॉर एंटायर कंसंट्रेशन रेंज एंड टेम्परेचर। राउल्ट लॉ आइडल सॉल्यूशन के लिए हर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन कंडीशन में लगेगा ही लगेगा। राउल्ट लॉ को आंख बंद करके आइडल सॉल्यूशन फॉलो करेंगे। तो पहला वाला तो इसके लिए बिल्कुल 100% सही है। डेल्टा वी मिक्स इक्वस टू 0 ये भी सही है, डेल्टा एच मिक्स इक्वस टू 0 ये भी सही है। जो गलत होगा वो डेल्टा एस मिक्स होगा, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आंसर जाएगा 2। ध्यान से देखना, मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 62 फॉर आइडल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्स इक्वस टू 0, क्योंकि आइडल सॉल्यूशन बनाते हुए ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है और ना ही इमिट होती है। डेल्टा वी मिक्स इक्वस टू 0, ठीक है, यानी वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब भी मिक्सिंग होती है दो अलग अलग कंपोनेंट्स को अगर हम लोग मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस बढ़ेगा, जिस वजह से एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। यानी डेल्टा एस मिक्स हमेशा बढ़ेगी, यानी 0 से ज़्यादा आएगा, यानी डेल्टा एस मिक्स की वैल्यू क्या आने वाली है? पॉजिटिव आएगी। और थर्मोडाइनमिक्स का रूल है बच्चों, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू 0 है, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव साइन की वजह से क्या आने वाली है? नेगेटिव आने वाली है। तो डेल्टा जी मिक्स इज लेस देन 0, यानी डेल्टा जी मिक्स क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है। प्यारे बच्चों ये दो चीज़ तो आपको पता होती है, ये और ये, ठीक है, ये दो चीज़ें आपको पता होती है, ठीक है कि नहीं? ये दो चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होती है, आपके क्लासरूम में भी हुआ होता है। ये वाली चीज़ें मैंने आपको, जिन बच्चों को पहली बार पता चला इन दो टर्म के बारे में, मैंने तो क्लासरूम में बताया, जिन बच्चों को ये डेल्टा एस मिक्स और डेल्टा जी मिक्स आइडल सोल्यूशन के लिए ये 2 पॉइंट पता चला है आज पहली बार, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? यस सर, गॉट इट, पता चल गया, ठीक, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है? कमेंट ज़रूर करना, जो भी हो आप कमेंट करें, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है? चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल में बिना सब्सक्राइब करके जाना नहीं, 15 टेस्ट लेने जा रहे हैं, 15 टेस्ट का सोल्यूशन यहाँ मिलेगा और ऐसे ही रिवीजन कराएंगे बॉस अपन बेहतरीन ढंग से। मैं सिर्फ क्वेश्चन बता नहीं रहा हूँ, उसके आसपास की जो भी बातें हैं वो सब आपको बता रहा हूँ, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करें, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, वीडियो को दबा दो, महाकाल का नाम लेकर के लाइव कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है? और फटाफट क्या करना, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक? चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? यस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कंपैरिजन का क्वेश्चन है। मैं आपको एक इन जनरल ट्रेंड इसमें बता देता हूँ, उस बेसिस पे आप आंसर बना सकते हो। देखो, कभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम ये वाला पूछे तो आप सबसे पहले तो डेल्टा टी बी यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालो। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी होता है। इस टर्म से आप ऑर्डर बनाओगे, इस फॉर्मूले से ऑर्डर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये चीज़ ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बढ़ेगा, है ना, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर घटेगा। मैंने क्या बोला, क्या बोला तूने? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनमें सबसे पहले आप डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, ये फॉर्मूला लगा करके आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंपैरिजन बना लेंगे, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बना लेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का।
और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि डेल्टा टीबी ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये अगर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर घटेगा। चलिए भाई ये फंडा लगाते हैं। हमारे पास पहला सॉल्यूशन क्या दिया है, 0.015 मोलर यूरिया, दूसरा दिया है 0.010 मोलर KNO3, तीसरा दिया है 0.100 मोलर Na2SO4 और चौथा दिया है 0.015 मोलर ग्लूकोज। अब प्यारे बच्चों बात को जरा समझो। सर छल छल, हमें तो मोलैलिटी चाहिए छल, यहाँ तो मोलैरिटी दिया हुआ है। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में ही बताया था, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलैरिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मोलैलिटी, तो कोई दिक्कत नहीं है, के बी कॉन्स्टेंट है, तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम। यूरिया के लिए आई की वैल्यू होती है 1, KNO3 के लिए 2, Na2SO4 के लिए एक सल्फेट आयन है और 2 सोडियम है यानी कि 3, और ग्लूकोज के लिए होगा 1। मोलैलिटी की वैल्यू 0.015 यानी वैल्यू आएगी 0.015, यहाँ पर कितना है 0.010 यानी ये हो जाएगा 0.020, यहाँ पर हो जाएगा 0.100 यानी 0.300, यहाँ हो जाएगा 0.015 यानी 0.015। अब आपसे पूछा है एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सबसे ज़्यादा यहाँ दिख रही है, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट भी थर्ड में मिलेगा, यानी आंसर डंके की चोट पे 3 है। लेकिन फिर भी मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर सबसे कम किस में होगा, 1 और 4 बराबर है, इससे ज़्यादा होगा कौन 2 और उससे ज़्यादा कौन होगा 3। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर अगर पूछे तो 1=4 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा 3 होगा। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का ऑर्डर पूछे तो 1 और 4 इक्वल होगा और ये हाईएस्ट होगा 2 से और सबसे कम होगा किसका बेटा 3 का। ऑर्डर अगर पूछे तो ये रहा, फिर भी क्वेश्चन में हमसे 3 पूछा था तो आंसर अनडाउटेडली 3 जाने वाला है, आंसर जाएगा 3। ठीक है, 0.10 मोलर Na2SO4 सोल्यूशन। पक्की बात है, कोई दिक्कत परेशानी या तकलीफ यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। देखो नॉन वॉलेटाइल एंड सॉल्यूबल सॉल्यूट के लिए ये होता है, आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ काम की बात। ठीक है, आप ध्यान रखना, अगर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, क्या हो बेटा नॉन वॉलेटाइल, और ऊपर से ये सॉल्यूबल होना चाहिए और साथ ही साथ डाइल्यूट सॉल्यूशन बने, तब यहाँ पर हम लोग को क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेथड को यूज करके उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है। आपको मालूम है कैसे, मोलैलिटी डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, इस फॉर्मूले से हम लोग उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर होगा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वो सॉल्यूबल होना चाहिए, तभी तो सॉल्यूशन बन पाएगा। अगर इनसॉल्यूबल हुआ तो जो सॉल्यूट पार्टिकल है नीचे प्रेसिपिटेट बना लेंगे, बैठ जाएंगे, हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, और जब सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा मेरे लाल, तो फिर उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करना हमारे लिए पाप है। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, चलिए बड़ा आसान क्वेश्चन था। 64 का आंसर अनडाउटेडली 1 जाएगा। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल एंड सॉल्यूबल सॉल्यूट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ेंगे। बड़ा अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। इससे पहले वाले क्वेश्चन की कैटेगरी अगर मैं डिसाइड करना भूल गया, ये भी इजी की कैटेगरी में क्वेश्चन थे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला भी इजी था, ये भी इजी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, ठीक, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 मोलर सॉल्यूशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का इन बेंजीन। अब ये लाइन सुनते ही मेरे दिमाग की एक बात तुरंत क्लिक होनी चाहिए। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है CH3COOH,
अगर इसको मैं बेंजीन में डिसॉल्व करूँ ना प्यारे बच्चों, तो ये डाइमर बनाता है। क्या बनाता है? डाइमर बनाता है, यानी एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट हो रहा है, यहाँ सॉल्यूट जुड़ा जा रहा है। आगे बोला है 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मोलैलिटी कितना है? 1 है मोल पर केजी। ठीक है, इन बेंजीन शो द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.518 केल्विन। ठीक है, और द डिग्री ऑफ एसोसिएशन फॉर डाइमराइजेशन ऑफ द एसिड इन बेंजीन इज। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछ रहा है, यानी कि हमारे से पूछ रहा है अल्फा कितना है, बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले डेल्टा टी बी इक्वस टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, ये फॉर्मूला होता है। डेल्टा टी बी की वैल्यू 1.518 है, आई की वैल्यू निकालना है, के बी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, बेंजीन के लिए के बी दिया हुआ है 2.53 और मोलैलिटी तो हो गया 1। अब आई की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, आई इक्वस टू ये डिवाइडेड बाई 2.53, आई की वैल्यू होगी 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। बच्चों दो चीज़ों का ध्यान रखना है ना, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट अगर हो, सॉल्यूट उसमें अगर एसोसिएशन हो तो आई इक्वस टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन से आप वेंट फैक्टर निकालते हो। अगर सॉल्यूट में एसोसिएशन ना हो करके डिसोसिएशन हो, यानी अपघटन हो, विघटन हो, तो आई इक्वस टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन इंटू एल्फा फॉर्मूला आप काम में लेते हो। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगना है। ठीक है, तो आई इक्वस टू 1 माइनस एल्फा, एल्फा की वैल्यू निकालनी है, प्लस एल्फा बाई 2। आई की वैल्यू हमारे पास कुछ दी हुई है क्या? द डिग्री ऑफ एसोसिएशन फॉर इज, ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन, ये हो गया आई की वैल्यू, ये 2.53 नीचे लिया है। ठीक है, 1.518 अपॉन 2.53, इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.6 के आसपास आएगा आंसर। कितने के आसपास आएगा? 0.6 के आसपास है, आप करके देख लेना। ठीक है, इक्वस टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई 2। अब ये हो जाएगा, इस 1 में से इस 0.6 को माइनस करो, इनको यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 1 माइनस 0.6 कर दो, इसको 1 में से ये ले आओ, एल्फा इधर आ गया माइनस एल्फा बाई 2। बोलो ये हुआ 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4, और एल्फा में से एल्फा बाई 2 गया यानी एल्फा बाई 2, और एल्फा इक्वस टू 0.4 इंटू 2 यानी कि 0.8। हमें परसेंट में पूछा है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन इक्वस टू एल्फा इंटू 100 यानी कि 80%। बताओ एसोसिएशन कितना होगा? 80% होगा। आंसर जाने वाला है 4। क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करवा रहा है, यानी कि क्वेश्चन कैटेगरी में आएगा मॉडरेट के, जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर रखी है उनसे ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग देखने जा रहे हैं। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कम कर रहा हूं, सॉल्वेंट यानी जो पानी है वो कम कर रहा हूं, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहा है, और रिलेटिवली सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ा यानी सॉल्यूट के मोल बढ़े, सॉल्यूट के मोल बढ़ेंगे यानी कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी मैं बोल सकता हूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब भी बढ़ता है मेरे लाल, मैंने बता रखा आपको बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट और ठीक है वेपर प्रेशर घटेगा। अब इतनी बातें हैं, अब चेक कर लो। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर कम कर रहा हूँ तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तो डिक्रीज दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास होता क्या है? वेपर प्रेशर। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा रहा हूँ मैं, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन कम कर रहा हूँ, सॉल्यूट के बढ़ा रहा हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, तो सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? घटना चाहिए था, यहाँ इंक्रीज लिखा रहा है, यानी ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, ये तो डिक्रीज बोल रहा है, ये भी गलत है। तीसरा बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस, यस ऑस्मोटिक प्रेशर डेफिनेटली बढ़ेगा, ये करेक्ट है, यानी आंसर डंके की चोट पे क्या जाने वाला है बेटा? 3 जाने वाला है। बड़ा आसान सा प्रश्न था, आंसर जाएगा 3। ठीक है, बच्चा गलती क्या करता है यहाँ सुनना,
बच्चा सोचता है कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, उसके दिमाग में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम हुआ, वो सॉल्यूट नहीं समझता, वो सॉल्वेंट समझता है। वो सोचता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर घटेगी तो ऑल आर करेक्ट लगा के वो आ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है क्वेश्चन में। ध्यान रखना, अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी। समझ रहे हो ना बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कंसेप्ट है बॉस, ऐसी ही तैयारी आपको करनी पड़ेगी रिजल्ट लाने के लिए। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 67 भी बढ़िया सा एक क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 67 मेरे दिल के बड़ा करीब क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने क्लास में इसका जुगाड़ बता रखा, और मेरा क्लास जो अटेंड कर रखा है रेगुलर, उससे ये क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाना चाहिए था। देखो क्वेश्चन में क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एक कोई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, ठीक है, और उसमें वाटर और इथेनॉल को मिला रहे हैं, वाटर प्लस इथेनॉल। मैंने आपको एक बात बताया था, ठीक है, कि अगर इथेनॉल में वाटर मिलाओ, एल्कोहल और पानी मिलाओ, तो एल्कोहल और पानी मिला के ना आदमी चौड़ जाता है, पॉजिटिव डेविएशन दिखता है, हवा में रहता है। एक आदमी तो इथेनॉल एल्कोहल मिला के पीने के बाद ना हाईवे में खाट रख के लेट के ऐसे सोया हुआ था, मैं वो रील देखा था कुछ दिन पहले, ठीक है, ट्रक वगैरह आ रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक आदमी सांड के ऊपर, लड़के लोग क्या करते हैं, पागल लोग, इथेनॉल वाटर मिला करके आदमी पूरा हवा में रहता, खाओ माँ कसम वाले मीम मिलते हैं हमको। उन लोग फिर क्या करते हैं, एक आदमी ना बुल के ऊपर, सांड के ऊपर जाके घुड़सवारी कर रहा था, यमराज के दर्शन हो गए होंगे उसको। तो इथेनॉल और वाटर वाला जो होता है ना, इन लोग पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, किसमें, पॉजिटिव डेविएटिंग नॉन आइडल सॉल्यूशन होते हैं। ज़्यादातर एग्जांपल ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर मैं इथेनॉल या वाटर में एसिड, वाटर में इथेनॉल मिला रहा हूँ तो आदमी हवा में रहता है, पॉजिटिव डेविएशन। वाटर में अगर मैं एसिड मिला के पी जाऊँ, मैं नहीं मतलब कोई भी, KNO3 हो या HCl हो, तो ये नेगेटिव डेविएटिंग, आदमी मरमुरा जाएगा, आतड़ी गल जाएगा पूरा। एल्कोहल लेने के बाद हवा में रहता है, पॉजिटिव डेविएशन। एसिड में वाटर मिला के नेगेटिव डेविएशन, ये एग्जांपल होता है। तो देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना, वाटर इथेनॉल इज लेस देन दैट ऑफ बोथ वाटर एंड इथेनॉल, देन द मिक्सचर विल शो नेगेटिव डेविएशन। आप समझो, वाटर और इथेनॉल को मिलाए हैं तो ये पॉजिटिव डेविएशन, डेविएटिंग नॉन आइडल सोल्यूशन है। और पॉजिटिव डेविएटिंग नॉन आइडल सोल्यूशन क्या करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव डेविएटिंग नॉन आइडल सोल्यूशन है, वो लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपका आंसर होगा कौन सा, वाटर इथेनॉल मिला रहा हूँ, पॉजिटिव डेविएटिंग नॉन आइडल सॉल्यूशन है, तो ये होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। द मिक्सचर विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, बिल्कुल गलत है, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। दूसरा देखो, द मिक्सचर विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, ये तो करेक्ट है। द मिक्सचर विल शो नो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, ये तो गलत है। आंसर होगा पॉजिटिव डेविएशन, यानी आंसर डंके की चोट में जाने वाला है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, एग्जाम्पल्स ध्यान में आने चाहिए थे, क्लासरूम में प्रेजेंट बच्चा इसको अच्छे से कर जाता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 68 है, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ AlCl3। बॉइलिंग पॉइंट का आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, AlCl3 है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट T1 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर नहीं पूछ रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है क्या बेटा, T1, और CaCl2 है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास में T2, ठीक। हैविंग द सेम मोलर कंसंट्रेशन, इनका मोलर कंसंट्रेशन सेम है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पूछ रहा है। देखो हमारे पास में है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि डेल्टा TB इक्वस टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी, यही होती है। बोलो होती है नहीं होती है? यस सर होती है। अगर मैं KB की बात करूँ एक्वस सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट हो गया, और बोल रहा है सेम मोलर कंसंट्रेशन है, यानी मोलैलिटी को भी कांस्टेंट मानूँ। AlCl3 के लिए I की वैल्यू कितनी है, 3 और 1 4, जबकि CaCl2 के लिए कितनी है, 2 और 1 3। यानी मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूँ तो T1 यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो AlCl3 की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी CaCl2 से ज़्यादा होगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बताओ,
T1 जो होगा ग्रेटर देन होगा T2 से, बॉइलिंग पॉइंट के बीच रिलेशन ये है, यानी T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी आंसर जाएगा 2। आंसर क्या जाएगा 2। ठीक है, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 400 ml। H2SO4 का वेट निकालना है, 400 ml वॉल्यूम है और मोलैरिटी 0.1 मोलर है। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98, वॉल्यूम है 400 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 1000, मोलैरिटी 0.1 इक्वल्स टू गिवन वेट इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 400। अब गौर से देखना बच्चों, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा 1.8 इंटू 98 इंटू 4 अपॉन 10, यही है क्वेश्चन, वेट यही है। अब बच्चे क्या करते हैं, 98 से 4 का इंटू करके इसमें इंटू करके डिवाइड करते हैं। 98 का 4 से इंटू करना छोड़ो, मन में क्वेश्चन सॉल्व करो। पॉइंट आया, नीचे आया 100 हुआ, ये भी लगभग 100 है, 100 से 100 कैंसिल, वेट लगभग 4 ग्राम के आसपास आएगा। और ऑप्शन देख के मैच खेलना है तो 4 ग्राम के आसपास एक ही आंसर है, दैट विल बी 2, यानी कि 3.92 ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन देख करके ऐसे मैच खेलते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेट करने की, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि पहला आया था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इस बार फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन था। 70 क्वेश्चन है, विच एक्वस सॉल्यूशन हैज़ मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो हमारे पास में पहला है ना 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन, दूसरा है 0.005 मोलर C2H5OH यानी इथेनॉल है, तीसरा है 0.005 मोलर MgI2 और चौथा है हमारे पास में 0.005 मोलर MgSO4। मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट बनाओ, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। डेल्टा TB रिलेटिव लोवरिंग सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। KB कांस्टेंट है, मोलैलिटी लगभग मोलैरिटी के बराबर होती है, ये बात आपको पता है। यहाँ पर I की वैल्यू, यहाँ पर मोलैरिटी की वैल्यू इंटू कर देता हूँ। देखो I की वैल्यू NaCl के लिए 2, मोलैरिटी है 0.010 यानी 0.020। ठीक है, मोलैरिटी है यहाँ पर I की वैल्यू C2H5OH, एक H प्लस देगा यानी कि 2 होगा, इंटू 0.005 यानी ये हो जाएगा 0.010। ठीक है, I की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 और 1 3 इंटू 0.005 यानी 5 या 15 यानी 0.015। I की वैल्यू यहाँ पर कितनी है MgSO4 2 इंटू 0.005 यानी 0.010। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या डेल्टा TB का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा 4 का और सेकंड का बराबर, उससे ज़्यादा होगा 3 और उससे ज़्यादा होगा फर्स्ट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर मुझसे ऑर्डर पूछता या ऑस्मोटिक प्रेशर का तो मैं लिखता 4 इक्वल्स टू 2 से ज़्यादा होगा 3 से ज़्यादा होगा 1। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर का ऑर्डर पूछे तो 4 और 2 होगा बराबर, उससे कम होगा 3 और सबसे कम होगा 1। और मुझसे पूछा है कि मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है तो आंसर होगा 1। 1 इज़ द राइट आंसर, यानी कि 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन वो क्या होगा बेटा, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट दिखाएगा। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखो क्या बोल रहा है। इफ़ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज 0.4 बार, पार्शियल प्रेशर ऑफ A 0.4 बार है और दूसरा बोल रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B इक्वल्स टू 0.2 बार और तीसरा है पार्शियल प्रेशर ऑफ C इक्वल्स टू 0.5 बार। आपसे पूछा है देन द गैस हैविंग मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। देखो हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, ये हमारे पास में हेनरीज लॉ का रिलेशन होता है। अमाउंट ऑफ गैस जो सॉल्यूबल होगा एक्वस सॉल्यूशन में वो पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल होता है। तो पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है, P' C में दिख रहा है।
पी डैश सी यानी कि सी गैस, तो सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल होगा सी, यानी आंसर जाएगा हमारे पास थर्ड। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कौन दिखाने वाला है? सी दिखाने वाला है। इजी क्वेश्चन था, बड़े आराम से आपसे हो जाएगा। ठीक, चलिए 71 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 72। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na3PO4 इज। देखो सबसे पहले Na3PO4 है, ये डिसोशिएट होगा 3Na प्लस PO4 माइनस 3, यानी n की वैल्यू कितनी है? 3 और 1 4 है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू दी हुई है 0.2, तो इससे मैं i निकालूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 72 देख रहे हैं हम लोग। i इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.2 प्लस n की वैल्यू 4 इंटू 0.2। सॉल्व करो, 1 में से 0.2 गया 0.8, 4 और 0.2 हुआ 0.8, 8 दूनी 16 यानी कि 1.6। कितना हुआ बेटा? 1.6। अब देखो ये तो हो गया i की वैल्यू। हमारे पास क्या पूछा है? द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी पूछा है, इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। अब देखो क्वेश्चन में मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया है, मोलैलिटी नहीं दिया है, और मेरे को मालूम है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी और मोलैलिटी लगभग बराबर होती है, तो मैं आई की वैल्यू लिखूंगा 1.6, Kb की वैल्यू दी हुई है 0.52, और मोलैलिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1। इसको इंटू करना है, इंटू करो तो 1.6 इंटू 0.52, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 1 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, 6 दूनी 12 का 2 हासिल आया 1, 2 एकम 2 और 1 3 इंटू 6 पंचे 30 का 0 हासिल आया 3, 5 एकम 5 6 7 8 यानी कि 832 यानी 1 2 3 0.832, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, 0.832 सेकंड ऑप्शन होगा हमारे पास में। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। 72 के बाद प्यारे बच्चों 73 क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर बढ़ेंगे। टू सॉल्यूशन हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, द सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड। ठीक है, आप में पूछ रहा है कि कौन सा हायर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो देखो दो सॉल्यूशन अगर पाई 1 पाई 2 बराबर है तो इनको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं समपरासरी विलयन। अगर पाई 1 ग्रेटर देन है पाई 2 से तो ये जो ज़्यादा वाला है इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जो कम वाला है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। ये पढ़ाते हुए मैंने प्यारे बच्चों को वेलकम मूवी के थीम पे ऑस्मोटिक प्रेशर मज़े से समझाया हुआ। बहुत बेहतरीन वीडियो है, धांसू वीडियो है। जो लोग पहली बार चैनल में आए वो ऑस्मोटिक प्रेशर वाली जो वीडियो अपलोड हुई है उसको ज़रूर देखना, मज़ा आएगा। फ्री टाइम पे देखना, ठीक है। पूरी ऑस्मोटिक प्रेशर की कहानी वहाँ मैं आपको समझा दूंगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गया, यानी कि जो ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर दिखा रहा है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी आंसर डंके की चोट पे जाएगा 4th इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है। हमारे पास है फॉर्मूला K2PtCl4। ये 30% आयनाइज हो रहा है, यानी अल्फा इक्वल्स टू 0.3 है। ठीक, ये अगर टूटेगा तो 2K प्लस PtCl4 -2 में टूटेगा, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 2 और 1 3। हमें पूछा है वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, I इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। जल्दी जल्दी चल रहा हूँ स्पीड में, इजी क्वेश्चन है, क्यों करना, सेक्शन ए में इजी क्वेश्चन ही दिया हुआ है। अच्छा, कई बच्चों को ये वहम होता है कि सेक्शन ए इजी होता है सेक्शन बी टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ए और बी में कुछ भी कर सकता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि सेक्शन ए में भी इजी क्वेश्चन हो सकते हैं, सेक्शन बी में भी इजी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कई लोग को दिमाग में वहम है कि बी वाला जो सेक्शन होगा टफ होगा, नहीं है। चलो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है बताओ, 0.3। एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 और 1 3, 3 इंटू 0.3। चलो देखो 1 में से 0.3 यानी 0.7, 3 3 9 0.9, कितना हुआ 9 10 11 12 13 14 15, हाँ कितना हुआ 7 दूनी 14 15 16 1.6। कितना आएगा 1.6। आंसर हो जाएगा थर्ड 1.6। इजी क्वेश्चन है कि नहीं। फॉर्मूला देखो वही चीज़ें लग रही है। ठीक, 74 के बाद 75 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 0.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 500 ग्राम विल बी। क्या पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। 0.5 मोल ग्लूकोज घुला है,
500 ग्राम सॉल्यूशन में, किसमें बेटा? 500 ग्राम सॉल्यूशन में। तो आपसे पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले 500 ग्राम, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 0.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 500 ग्राम विल बी, इन 500 ग्राम ऑफ विल बी। ठीक है, चलो फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी एफ इक्वस टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, यही फॉर्मूला होता है। अब चूंकि देखो हमारे पास में क्या नहीं दिया हुआ है, हाँ आई ग्लूकोज है तो 1 होगा, के एफ की वैल्यू 1.86 होती है वाटर के लिए, मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया जाता है। यहाँ 500 ग्राम ऑफ विल बी यानी कि सॉल्वेंट का वेट दिया है, लेकिन आपको पता है कि सॉल्वेंट में से सॉल्यूट वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट के मास को मैं नेग्लिजिबल कर सकता हूँ। 500 गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी कि ये ग्राम है, केजी में चेंज करने के लिए 1000 का मैंने इंटू किया, इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल, 0.5 से 2 का इंटू हो जाएगा 1, यानी डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी 1.86। डेल्टा टी एफ T2 माइनस T1 है, तो सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट के लिए T1 माइनस T2, ये चीज़ का ध्यान रखना। डेल्टा टी बी इक्वस टू T2 माइनस T1, ठीक है, और डेल्टा टी एफ इक्वस टू T1 माइनस T2। एक पागल होके नाचो है और दूसरा नाच के पागल हो जाओ, दोनों में फ़र्क है। एक पागल होके नाचो मतलब कि पागल है पहले से फिर नाच रहा है, और नाच के पागल हो जाओ मतलब नाचते नाचते सर पे चोट लग गया और इस वजह से पागल हो गया, दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पर T1 माइनस T2 होगा, तो T2 इक्वस टू क्या हो जाएगा, है ना, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा T1 माइनस 1.86। T1 वाटर के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 1.6 है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट होगा माइनस 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आंसर होगा 1। डाटा देखो सेट होकर के ही आता है प्यारे बच्चों, आसान क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, सॉल्यूशन डिस्टिल्ड विदाउट चेंज इन कॉम्पोजिशन एट अ टेम्परेचर आर कॉल्ड। मतलब कि वो सॉल्यूशन, देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, किसी तापमान पर संरचना में परिवर्तन किए बिना, ठीक है, डिस्टिल किया जा सकता है। वो लोग क्या होते हैं बेटा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। 76 का हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 2 जाएगा। ठीक, चलिए 77 देखते हैं। एन आइडल सॉल्यूशन इज दैट विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, नहीं ये तो नॉन आइडल है। शो नेगेटिव डेविएशन, ये नॉन आइडल सॉल्यूशन है। हैज नो कनेक्शन विद राउल्ट लॉ, ये तो बिल्कुल गलत है, राउल्ट लॉ से कनेक्शन नहीं। अरे आइडल सॉल्यूशन है ही वही जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे हर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में। तो 77 का आंसर ओबे राउल्ट लॉ, यानी कि 77 का आंसर जाएगा बेटा 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। अ सोल्यूशन कंटेंट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A solution contain 10.2 ग्राम ग्लिसरीन इन पर लीटर, और ये आइसोटोनिक है 2% W/V सॉल्यूशन ग्लूकोज से, और आपसे ग्लिसरीन का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। ये क्वेश्चन का सार है प्यारे बच्चों। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उनका वेपर प्रेशर हमेशा, ऑस्मोटिक प्रेशर उनका हमेशा बराबर होता है। अब देखो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लिखूंगा ग्लिसरीन के लिए, तो पाई इक्वस टू होता है सी इक्वस टू गिवन वेट, है ना, कितना वेट दिया है 10.2 ग्राम, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ग्लिसरीन का निकालना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन है तो 1 हो गया, इनटू RT इक्वस टू 2% W/V सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, इसका मतलब 2 ग्राम ग्लूकोज, है ना, इसका मतलब होता है 2 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ml किसमें बेटा, सॉल्यूशन में। तो 2 ग्राम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट अब भी स्टार्टिंग में बताया 180 इक्वल्स टू 100 ml सॉल्यूशन, तो इंटू करूंगा किसका बेटा 1000 का, इंटू RT से RT कैंसल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 2 निया 18, तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू हो जाएगा 10.2 इंटू 9, यानी कि लगभग 90 के आसपास में है ना। तो आंसर जाएगा हमारे पास में 3। बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 इज द राइट आंसर। 79 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच, है ना। अच्छा इसका बड़ा हिंदी बड़ा मजेदार है, मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम इक्वल टू दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बबल्स आर फॉर्म, स्टीम कम आउट। देखो
जल के क्वथनांक को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है, मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिसमें किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm के बराबर हो जाता है ना, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी 1 तो करेक्ट आंसर है, लेकिन ऑप्शन पढ़ने में मजा आया, मैं बोला आपको भी पढ़ा देता हूँ। बुलबुले बनते हैं, भाप निकलती है, ये बातें लिखी हुई थी, इनमें से कोई भी नहीं, तो आंसर जाएगा फर्स्ट, है ना, कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो 79 का आंसर तो बिना किसी शक के 1 आएगा। ठीक, 80 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन is 353.23 Kelvin when 1.8 gram of non-volatile solute is dissolved in 90 gram of benzene, then boiling point raise to 354.11 Kelvin Kb दिया हुआ, then molar mass of non-volatile substance ये निकालना है। देखो boiling point बेंजीन का है ना, यानी कि T1 इक्वल्स टू 353.23 केल्विन है। अब इसमें कोई मैं 1.8 ग्राम सॉल्यूट मिलाया, किस में मिलाया, 90 ग्राम किस में बेटा, बेंजीन में, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ कर के T2 की वैल्यू हो गई 354.11 केल्विन। तो पहले तो मुझे यहाँ से 354.11 केल्विन हो गया, डेल्टा टी भी मिल जाएगा T2 माइनस T1, यानी 354.11 माइनस 353.23, इसको आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.88, ठीक है। और डेल्टा टी बी इक्वल्स टू, है ना, हमारे पास में क्या घुल रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, और कुछ हमारे पास डिसोसिएशन का जिक्र नहीं है, तो आई मैं 1 ले लूँगा। केबी की वैल्यू बेंजीन के लिए दिया है 2.53 केबी इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी इक्वल्स टू होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का, ये निकालना है। सॉल्वेंट का वेट 90 ग्राम है, इंटू कर दूंगा 1000 से। देखो अब मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 2.53 इंटू 1.8 इंटू 1000 अपॉन 0.88 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 90। देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ गया, ये जीरो से, है ना, ये पॉइंट से यहाँ 10 आया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गए, 9 दूनी 18, ठीक है। यानी हमारे पास 253 का डबल करेंगे तो 3 का डबल 6, 5 का डबल 10 का 0, है ना, और 2 का डबल 4 और 1 5, 506, और ये 10 का इंटू हो जाएगा 5060 अपॉन 88, ठीक है। अब देखो डाटा 58 और 60 आसपास है, आप इसको एक्यूरेसी से सॉल्व करें तो आपका आंसर 57 के आसपास आएगा, यानी 58 के आसपास आएगा, तो आंसर जाएगा हमारे पास में 1। कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, 80 का आंसर आपके पास में क्या जाएगा बेटा 1 आएगा, 57 पॉइंट समथिंग समथिंग AMU इसका आंसर आने वाला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, एट वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर वो प्रेशर है ना, उस समय में रेट ऑफ वेपरेशन रेट ऑफ वेपराइजेशन बराबर होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, यानी जितना लिक्विड से जिस रेट से गैस बन रहा है उतना ही गैस कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म कर रही होगी सेम रेट से, इनका रेट सेम होगा। बोलो बात क्लियर है, क्योंकि आपको मालूम है वेपर प्रेशर आप कंसिडर तभी करते हो जब लिक्विड और उसका वेपर काइनेटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते, तो इसका आंसर तो फंस जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय ओस्टवर्ल्ड वॉकर मेथड, फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ओस्टवर्ल्ड वॉकर मेथड। तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑल ऑफ दिस, ये देखो, है ना, तो हमारे पास में ओस्टवर्ल्ड वॉकर प्रोसेस से आप रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालते हो बड़े आराम से, 82 का आंसर 2 जाएगा। बेटा कुछ चीज़ का ध्यान रखना, ओस्टवर्ल्ड वॉकर मेथड से आप रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालते हो, और ऑस्मोटिक प्रेशर जाइंट मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास निकालने की बेस्ट मेथड है। बोलो बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 83, अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एन हेप्टेन इज एग्जांपल ऑफ, फैक्ट वाला क्वेश्चन है। 83 बाइनरी सॉल्यूशन बन रहा है, आंसर इसका सेकंड जाएगा नॉन आइडल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। एन हेप्टेन में अगर इथेनॉल मिलाते हो तो ये पॉजिटिव डेविएटिंग नॉन आइडल सॉल्यूशन बनाता है, ध्यान रखना है। 84 है, इसके कुछ कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता रखे हैं, वो आप ध्यान रखिए, बस उतना ही काफ़ी है। 84 है, अ नॉन आइडल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन आर कॉल्ड, कोई नॉन आइडल सॉल्यूशन है विद नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन होगा नॉन आइडल सॉल्यूशन में तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। 84 का भी आंसर क्या जाएगा हमारे पास में 1 जाएगा।
अब देखो 85 एक क्वेश्चन है, ऑस्मोलैरिटी पूछ रहा है, ऑस्मोलैरिटी ऑफ 0.2 मोलर Na2SO4। ये ऑस्मोलैरिटी क्या है? देखो पाई इक्वल्स टू होता है I इंटू सी आर टी। ये I इंटू सी है, इसी को ही बोला जाता है ऑस्मोलैरिटी, इक्वल्स टू I इंटू सी। Na2SO4 के लिए I की वैल्यू 2 और 1 3 और कंसंट्रेशन दिया है 0.2, यानी आंसर जाएगा 3 दूनी 6 0.6 मोलर। ऑस्मोलैरिटी की यूनिट भी मोलर ही होगी क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर तो यूनिटलेस होता है और कंसंट्रेशन की यूनिट ही मोलैरिटी है, तो ये मोलैरिटी ही आंसर आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 85 का क्या जाने वाला है बेटा? 1 जाने वाला है। और इसी के साथ ही सेक्शन ए हमारा समाप्त होता है। देखेंगे सेक्शन बी। अच्छा बच्चों, आप लोग को अगर मैंने अपने YouTube चैनल में है ना मोल कंसेप्ट की पूरी वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आप चाहते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर का भी वीडियो लेक्चर आपको YouTube में प्रोवाइड हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर चाहिए, मैं ज़रूर पूरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, सेक्शन ए कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी की तरफ। देखो सेक्शन बी में क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, द डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी 30% स्मॉल w अपॉन कैपिटल W H2SO4 सोल्यूशन है। ठीक है, इस सोल्यूशन की डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है? 1.09 ग्राम पर ml। तो आपको मोलैरिटी निकालनी है सोल्यूशन की। क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है। इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे आप? 13% W/W यानी कि 13 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब वेट सॉल्यूट का है 13 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का अब तक रटा जाना चाहिए था 98 AMU, तो नंबर ऑफ मोल होगा 13 अपॉन 98। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रख दो। वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, डेंसिटी सॉल्यूशन का 1.09 ग्राम पर ml है। यहाँ से मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। डेंसिटी इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू वेट अपॉन डेंसिटी, यानी 100 अपॉन 1.09 ये ml होगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ml आ जाएगा। बोलो क्लियर है? तो मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में लेना है आपको? लीटर में लेना है। कैसे डील करोगे? 13 अपॉन 98 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 100 अपॉन 0.01, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1.09। मैथ्स बोलते हैं इसको, कैलकुलेशन। 2 जीरो से 2 जीरो धाएँ धाएँ कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चों, बच्चा क्या करेगा? मैंने आपको एक लाइन हमेशा बोल रखी है कि ऑप्शन देख के मैच खेलना है। ऑप्शन देखो, है ना, बिल्कुल डिफरेंट आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, 13 को 98 से डिवाइड करते हैं, फिर 1.09 का इंटू करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने क्लास में किया होगा, इसका टाइम वेस्ट हुआ होगा। मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन देख के मैच खेलो। देखो ये लगभग 100 है ना, ये 13 है, ये हो गया 10, ये 1.09 लगभग 1 मान लेता और 98 को लगभग 100 मान लेता है। ये जीरो से ये जीरो कैंसल, आंसर 1.3 मोलर आ जाएगा। 1.3 के आसपास एक ही ऑप्शन है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरे क्लासरूम में मैंने एक जुगाड़ फॉर्मूला भी बता रखा। जब डेंसिटी 1.09 ग्राम पर ml दिया, ये मेथड 2 मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास क्या दिया है? परसेंट बाई मास दिया हुआ है। परसेंट बाई मास कितना दिया हुआ है? 13%, और मुझसे मोलैरिटी पूछी है। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू परसेंट W/W, परसेंट बाई मास, इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो परसेंट W/W कितना है? 13, डेंसिटी कितना है? 1.09 इंटू 10, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का कितना है? 98। इसको लगभग मैं 100 ले लेता हूँ, तो ये 100 है और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 13 इंटू 1 लगभग 1 हो जाएगा, यानी 10 से डिवाइड होकर के आंसर 1.3 मोलर आ जाएगा, और ये आंसर नंबर फर्स्ट है।
बड़े आसानी से क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन को मैं रेटिंग देने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जो होगा इसको मैं मॉडरेट की कैटेगरी में रख रहा हूँ क्योंकि बच्चा ज़बरदस्ती कैलकुलेशन में इसमें उलझता है। ठीक है, तो अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा ईजी है, कौन सा टफ है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल पे बाद में आएंगे हम लोग। 87 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 87 क्वेश्चन है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 मोल वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर किसी मिक्सचर का निकालना है, 1 मोल वोलेटाइल कंपोनेंट है। क्या है बेटा? 1 मोल वोलेटाइल कंपोनेंट है। P नॉट ए 100 mmHg एंड 3 मोल वोलेटाइल कंपाउंड B है, P नॉट B है 60 mmHg is 75 mmHg. For such case, there is positive deviation from Raoult law. Boiling point has been lowered. Force of attraction between A and B is smaller than that between A and A or between B and B. All the above statement are correct. इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। मेरे पास A दिया हुआ है, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर 1 मोल वोलेटाइल कंपाउंड है, ये इसके मोल कितने हैं? 1 मोल। P नॉट A की वैल्यू कितनी है? 100 mmHg और 3 मोल कोई वोलेटाइल कंपाउंड है B, ये कितना मोल है? 3 मोल, और इसका P नॉट B की वैल्यू दिया हुआ है 60 mmHg। ठीक है, चल 1 मोल दिया है तो इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू उसके मोल अपॉन सबके मोल, 3 और 1 4 सबके मोल, ये हो गया मोल काई A, और P डैश A इक्वल्स टू काई A इंटू P नॉट A होता है। काई A की वैल्यू 1/4 होगी, P नॉट A की वैल्यू 100 होगी, यानी 100/4 यानी 50/2 यानी कि 25 mmHg। यहाँ पर बात करेंगे 3 मोल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल्स टू उसके मोल अपॉन सबके मोल, और P डैश A इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू P नॉट B। तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 30/2 हो जाएगा, और 30/2 यानी कि 15, 15 × 45, 45 mmHg होगा। अब देखो, मैं अगर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालूँ, ठीक है, या थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालूँ, तो यहाँ से मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू P डैश A प्लस P डैश B। P डैश A की वैल्यू बच्चों 25 mmHg दी हुई है, ये P डैश B है। P डैश B की वैल्यू बच्चों 45 mmHg आया है, 45 5 रुपये चिल्लर, अपना भाई किल्लर, 50 60 70 mmHg है। ये कैलकुलेशन से आया है, यानी दैट विल बी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है बेटा? थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनका जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आ रहा है वो प्रैक्टिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रैक्टिकल करने पे कितना आ रहा है? 75 mmHg आ रहा है। इसका मतलब समझ आया? इसका मतलब प्रैक्टिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज़्यादा है, यानी थ्योरी जो बोलती है उससे उठा हुआ रीडिंग आ रहा है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, देयर इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। यस डेफिनेटली ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है राउल्ट लॉ में, तभी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा मिल रही है। दूसरा चीज़ देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हैज़ बीन लोअर्ड। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इस सॉल्यूशन का, इस बात को समझो। बॉइलिंग पॉइंट कम कैसे होगा? मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट घटता है अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है तो वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है, सॉरी वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट गई। क्या हुआ बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई बेटा हमारे पास में? वेपर प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पर? पहले कितना था? कैलकुलेशन से कितना आ रहा है? थ्योरी कितनी बोल रही है? 70, और प्रैक्टिकल करने पे कितना आ रहा है? 75। आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रैक्टिकल करने पर कितना आ रहा है? 75 mmHg आ रहा है। यानी वेपर प्रेशर हमने 70 से 75 ये बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट हैज़ बीन लोअर्ड। ये बात भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज स्मॉलर। ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा बेटा? ए और बी का जो अट्रैक्शन है वो इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज स्मॉलर देन दैट ए एंड बी। इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। रीज़न क्या है? अगर इनके बीच इंटरेक्शन जो कम होगा, इनके बीच फोर्स अट्रैक्शन कम होगा तो ये ज़्यादा वोलेटाइल होंगे,
ज़्यादा फैलेंगे और वेपर प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। और आप देख ही रहे हो वेपर प्रेशर इसी वजह से 70 से बढ़ करके 75 आया है, यानी तीसरा वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, डंके की चोट पे आंसर जाएगा 4। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आता है ना तो तुम बना लेते हो, तुम्हारे को डर है ज़बरदस्ती का न्यूमेरिकल का, लेकिन ऐसा है नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो कई बार ऐसे आते हैं कि डेल्टा टीबी निकालना है, केबी की वैल्यू दी हुई है, मोलैलिटी की वैल्यू दी हुई है, बोला इंटू करके बताओ। यकीन ना हो तो 2017 या 18 का क्वेश्चन देख लेना, 18 का क्वेश्चन एक बार देख लेना, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था उसी ईयर के आसपास, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों से मिस्टेक अगर होता है फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में तो वो कंसेप्ट में होता है, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में होता है, आप गलती वहीं करते हो। और ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन था, ज़्यादातर बच्चे चेक कर लेना जब आंसर की आएगा उनका यही वाला क्वेश्चन गड़बड़ कर रहा होगा। ठीक है, वो भावनाओं में बह जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में ही गड़बड़ी कर देते हैं। कंसेप्ट था, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं टफ नहीं मानता, लेकिन फिर भी इसको मैं मॉडरेट की कैटेगरी में रखूँगा। ठीक है भाई, इसको मैं किसकी कैटेगरी में रखूँगा, मॉडरेट की कैटेगरी में रखूँगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 88 देख रहे हैं, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर। आपको मिक्सचर की नॉर्मेलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी। दिया क्या क्या है, बाई ऑब्टेनिंग क्या क्या मिलाया हुआ है, 100 ml 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन, और दूसरा क्या है 50 ml 0.25 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशन को मिला करके हम लोग एक सॉल्यूशन बना रहे, जिसमें आपको क्या करना है बेटा, उस मिक्सचर की नॉर्मेलिटी बतानी है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, नॉर्मेलिटी निकालना है तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अब सवाल ये पैदा होता है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएंगे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएंगे, उनको जोड़ करके वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, आपका आंसर जो आ रहा होगा 4 ऑप्शन में से एक होगा, आप टिक करोगे, सोचोगे मिलेगा 4 नंबर, आएगा कितना, -1। दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है बच्चों। जो आप सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकाला, इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकाला, या आप ऐसे कर दोगे N1V1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू N फाइनल V फाइनल कर दोगे। और कैसे निकालोगे, यानी कि 100 इंटू 0.1 प्लस 50 इंटू 0.25 इक्वल्स टू N फाइनल, वॉल्यूम हो गया 100 प्लस 50 यानी कि 150। ऐसे करोगे N फाइनल इक्वल्स टू हो जाएगा 100 इंटू 0.1 प्लस 50 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 150 करोगे, आप सोचोगे आंसर ये होगा, जबकि ये नहीं होगा। समझ आ रही बात, ये किया तो गलत किया, ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। तो सर क्या लगेगा, दिक्कत क्या है यहाँ समझो। HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है। कोई भी एसिड, कोई बेस, जब ये लोग आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, वहाँ पर नमक और पानी बनता है। लेकिन मोल कंसेप्ट पढ़ाते हुए मैंने आपको एक फंडा बताया था, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया में, ठीक है, HCl के ग्राम तुल्यांक यानी अम्ल के बराबर ग्राम तुल्यांक क्षार के बराबर ग्राम तुल्यांकों से अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ के मिली इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, Eg इक्वल्स टू N इंटू V। नॉर्मेलिटी है 0.1, वॉल्यूम है 100, ठीक है, मिलीलीटर है तो मिली इक्विवेलेंट आएगा आंसर, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मोलैरिटी इक्वल्स टू N अपॉन V है तो N इक्वल्स टू M इंटू V। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो आपको मोल मिलेगा, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो आपको मिली मोल मिलेगा। ठीक वैसे ही नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन V, ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू N इंटू V। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो Eg आपको मिलेगा इक्विवेलेंट, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो आपको मिलेगा मिली इक्विवेलेंट। समझ रहे हो, ये फंडा ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 100 यानी 10 से 10 कैंसल, तो 10 मिली इक्विवेलेंट यहाँ पर है। जबकि यहाँ रिएक्शन करोगे तो Eg इक्वल्स टू N इंटू V, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी 0.25 इंटू ये हो गया 50।
ठीक है। इसको इंटू करो, 5×25 का 5 हासिल आया तो 5 दूनी 10, 11, 12 और ये 0, 1, 2, 12.50 मिली इक्विवेलेंट ये आ रहा है। अब देखो मैंने आपको बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड के बराबर मिली इक्विवेलेंट बेस के बराबर मिली इक्विवेलेंट से रिएक्ट करते हैं। 10 मिली इक्विवेलेंट यहाँ के 10 मिली इक्विवेलेंट से क्या हो जाएगा, निपट जाएगा, मरमुरा जाएगा, है ना। और लास्ट में आपको कितने मिली इक्विवेलेंट मिलेंगे, मिली इक्विवेलेंट किसके मिलेंगे लास्ट में, NaOH के मिलेंगे, कितना 2.50 मिली इक्विवेलेंट। क्या मैं जो बोल रहा हूँ बात समझ में आया। एसिड का 10 मिली इक्विवेलेंट बेस के 10 मिली इक्विवेलेंट को खा जाएगा, मार देगा, और बेस का लास्ट में 2.50 मिली इक्विवेलेंट बच जाएगा। ये जो 2.50 मिली इक्विवेलेंट बचा हुआ है यही सॉल्यूशन की फाइनल नॉर्मेलिटी बनाने का रीज़न होगा। एन फाइनल इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइनल यानी NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है आपको, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। Eg इक्वल्स टू 2.50 मिली इक्विवेलेंट है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 + 50 यानी कि 150 मिलीलीटर। मिली से मिली कैंसल, 2.50 अपॉन 150, 2.50 अपॉन 150, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2.50 अपॉन 150 करके देख लेना, 0.0167 ये आ जाएगा नॉर्मल आंसर। यानी आंसर नंबर कौन सा होगा प्यारे बच्चों, 4th होगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 2.5 को 150 से डिवाइड कर लो तो 0.0167 आएगा। यानी कि करेक्ट आंसर है हमारे पास में कौन सा बेटा, 4th। ये क्वेश्चन को मैं इजी में बिल्कुल नहीं रखूंगा, मैं जानता हूँ कंसेप्ट भी लग रहा है इसमें, और ज़्यादातर बच्चों के लिए ये क्वेश्चन टफ में आता है। वैसे ये क्वेश्चन जो है आयनिक इक्विलिब्रियम में भी कंसिडर होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम का भी क्वेश्चन है ये। वहाँ पर प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। फिर भी बहुत सावधानी इस क्वेश्चन में रखने वाली बात थी और बच्चे गलती किए हैं इसमें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बहुत एक शानदार क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 में द रिलेशनशिप इनके बीच में है, तुम अपना मत बताओ। ठीक है, बहुत सारे जोड़े लोग टेस्ट सीरीज में आए हुए थे, ठीक है, साथ में आए, साथ में जा रहे थे, उन लोग क्लासरूम में भी नहीं बनाए, उनको किस्मत से 2 लोग का रोल नंबर ना क्लास में आ गया। मैं गया हुआ था उस समय, देखा 2 नालायक लोग बिल्कुल आसपास में कॉर्नर में बैठे हैं, पेपर बनाना छोड़ के ये इसको देख रही है, वो उसको देख रहे हैं, और नालायक लोग घूमने के लिए वो प्रजाति मेरे घर के आसपास भटक रहे होते हैं। नालायक को इतना मार मारूंगा ना, पढ़ाई लिखाई करना अच्छे से, ये फरवरी का पावन महीना आ रहा है, इसमें तैयारी करना है, ये सब की तैयारी नहीं करना। रिलेशनशिप बोलते ही कई लोग 2-4 लोग ध्यान में आ गया होगा उनके। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं बता दूं यूट्यूब के माध्यम से, कई लोग को लगता होगा कि मंडल सर सच्चे प्रेम के दुश्मन है। नहीं, मैं सच्चे प्रेम का साथी हूँ, लेकिन प्रेम करने का एक सही वक्त होता है। नीट के बाद करना आराम से, ठीक है। तुम जिसके घर के सामने बैनर होर्डिंग लगवाना होगा ना, बता देना, मैं वहीं लगा दूंगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जिसका घर बोलोगे उसके घर के सामने में होर्डिंग लगा देंगे बड़ा सा कि फला भैया को नीट निकालने की बहुत सारी बधाई, ऐसे करके। ठीक है, तो सही वक्त पे, अभी फिलहाल केमिस्ट्री पे ध्यान। ठीक, हाँ चलो देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर पे रिलेशन निकालना है आपको। 273 केल्विन टेम्परेचर है, इसमें सबसे पहले 10 ग्राम क्या दिया है, ग्लूकोज है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर P1 आया। दूसरा क्या है, 10 ग्राम यूरिया है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर P2 आया। और तीसरा क्या है, 10 ग्राम सुक्रोज है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर P3 आया है। ठीक है, और इन सबको 250 ml वाटर में घोला गया है। अब देखो पाई की फॉर्मूला होता है, पाई इक्वल्स टू I इंटू N/V/RT। अब देखो N यानी कि I इंटू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू RT। I वाइंट ऑफ फैक्टर ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, तो I की वैल्यू 1 है, कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम 250 ml में घोला गया है, वेट सबका 10 ग्राम। तो पापा पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा।
बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? यानी कि हमको इन सब में मॉलिक्यूलर वेट देखना है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो सबसे पहले मेरे एनिमल लोग गौर से देखो, मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट मैंने रटवा के रख दिया तुम लोग को। ग्लूकोज का कितना होता है? 180 होता है। यूरिया का कितना होता है? 60 होता है। सुक्रोज का कितना होता है? 342 होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले कौन होगा? यूरिया वाला। मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है सबसे कम? यूरिया का। उससे ज़्यादा किसका होगा? ग्लूकोज का। उससे ज़्यादा किसका होगा? सुक्रोज का। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूंगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बात को समझना। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूंगा, जिसके लिए मॉलिक्यूलर वेट कम है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा पापा। इसका मतलब कि यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर P2 ग्रेटर देन, फिर ग्लूकोज होगा यानी कि P1 होगा, और सबसे लास्ट में कौन होगा? P3 होगा। P2 फिर P1 फिर P3, P2 फिर P1 फिर P3। आंसर डंकी की चोट में 3 जाने वाला है। समझ गए बात? तो ये क्वेश्चन भी हम लोग मॉडरेट की तरफ रख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। क्या दिया है? 10 ग्राम ग्लूकोज आर डिजोल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ग्लूकोज का वेट दिया है 10 ग्राम और वाटर का वेट दिया है कितना बेटा? 150 ग्राम, और आपसे पूछा है परसेंट W/W। तो ये हो जाएगा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन करना है। कई लोग 150 करके डिवाइड कर देते हैं, मैंने आपको पहले बता रखा 150 प्लस 10 करोगे, इंटू क्या करोगे बेटा? 100, यानी 10 अपॉन 160 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसर, यानी 100/16। बड़ा सिंपल है, 6.25%, यानी सेकेंड इज द राइट आंसर। आंसर जाएगा 2। 90 आसान था, इसको हम लोग इजी की कैटेगरी में रखेंगे। 90 वाला क्वेश्चन क्या रहेगा? इजी की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। एज्यूमिंग ईच सॉल्ट टू बी कंप्लीटली डिसोशिएट, है ना, एज्यूमिंग ईच सॉल्ट टू बी कंप्लीटली डिसोशिएट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। किसमें हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर? कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है यानी आई पे डिपेंड करेगा। पाई इक्वल्स टू होता है I इंटू CRT। टेम्परेचर सब में कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू C। अब इस क्वेश्चन में देखो डेसी मोलर यानी 1/10, ठीक है, और Al2SO4 होल थ्राइस कितने आयंस में टूटेगा? 3 और 2 5, यानी I की वैल्यू हो गई 1 I, और ये हो गया हमारे पास कंसंट्रेशन, यानी 5/10 यानी 1/2 यानी कि 0.5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया है BaCl2 डेसी मोलर। अच्छा, ये भी डेसी मोलर है, ये भी डेसी मोलर है, ये भी डेसी मोलर है, यानी कि C भी कांस्टेंट हो गया तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया, सीधी बात। Al2SO4 होल थ्राइस BaCl2 और Na2SO4 है। इनके लिए I की वैल्यू देखो 5 है, इसके लिए I की वैल्यू, क्योंकि 3 और 2 5 आयन में टूटेगा, BaCl2 2 और 1 3 आयन में टूटेगा, और Na2SO4 1 और 2 और 1 3 आयन में टूट रहा है। तो देखो सबसे ज़्यादा I की वैल्यू इसके लिए है, तो Al2SO4 होल थ्राइस सोल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट होगा। आंसर जाएगा बेटा 1। इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं थी, कोई भी मेहनत नहीं था, वही कंसेप्ट लग रहा है कि पाई इक्वल्स टू I इंटू CRT। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं हम लोग। 92 है, अ कॉम्प्लेक्स कंटेंट K प्लस प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट and Cl minus is 100% ionized giving I equals to 3, thus complex is। देखो बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, कई लोग का दिमाग फिर हो गया होगा इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले तो बोल रहा है I की वैल्यू 3 आ रही है और डिसोसिएशन 100% है। हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है K2PtCl4, ये डिसोशिएट होगा तो 2K प्लस PtCl4 -2 में टूटेगा, यानी टोटल I की वैल्यू यहाँ 3 है। ये आंसर हो सकता है, ठीक है। और प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये हो गया X, क्लोरीन का -4 इक्वल्स टू -2, तो X इक्वल्स टू -2 + 4 यानी कि +2 हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होना चाहिए था, ये 2 है, यानी ये तो आंसर नहीं है। दूसरा देखो K2PtCl6, अब ये टूटेगा तो 2K प्लस में टूटेगा प्लस PtCl6 -2 में टूटेगा।
यहाँ पर भी I की वैल्यू 2 और 1 3 है, यानी I की वैल्यू यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो x -6 इक्वस टू -2, तो x इक्वस टू -2 + 6 यानी कि +4। यस, यहाँ प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आंसर मुझे 2 मिल गया। 3 और 4 चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी देख लो 3 वाले में I की वैल्यू 3 और 1 4 है, I की वैल्यू 3 चाहिए थी, ये हट गया। 4th वाले में I की वैल्यू 2 आ रही है, ये भी हट गया, आंसर 1 और 2 में होता, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके पता चला कि आंसर 2 होगा। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी मिक्स है इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी रेडॉक्स रिएक्शन भी मिक्स है, और सॉल्यूशन का तो फंडा हमने लगा ही दिया, यानी तीनों चैप्टर को मिठास मसाला और अच्छा सब कुछ डाला और एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको दे डाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93। देखो क्वेश्चन नंबर 93 में हमारे पास वेट ऑफ NaCl दिया है 5.85 ग्राम, डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, और मॉलिक्यूलर वेट NaCl का होता है 58.5, और कितने में डिजोल्व हुआ है, वेट ऑफ वाटर कितना है 90 ग्राम। ठीक, तो सबसे पहले इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl इक्वल्स टू 5.85 गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 58.5। इससे ये डाटा कट जाएगा, नीचे आएगा 100, ऊपर आएगा 10, यानी 1/10 यानी 0.1। वेट ऑफ वाटर 19 ग्राम है, वेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, तो इसका नंबर ऑफ मोल मिलेगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 9 दूनी 18 यानी ये हो जाएगा यानी कि 5। ठीक है, आगे मुझसे पूछा गया है 5.8 ग्राम ऑफ NaCl आर डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इक्वल्स टू उसके मोल अपॉन सबके मोल, यानी ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 5.1 यानी 1/51। अब वापस से डिवाइड करने के लिए तैयार हो जाओ, 1 को 50 से डिवाइड कर रहे हैं तो लगभग ये कितना होगा, है ना, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, 1 को 50 से डिवाइड कर रहे हैं 1/50 है। ठीक है, ऊपर 100 कर दो, नीचे 100 कर दो, इससे ये 2 बार कटा है, यानी 0.0 है ना 2 के आसपास, 0.02 के आसपास। मैं ऐसे डेसिमल में खेलना सिखा रहा हूँ, ऑप्शन देख के मैच खेलना, ना तो 1 को 51 से डिवाइड करने जाओगे आंसर तो यही आएगा। ठीक है, 0.01 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, यानी कि आंसर जाएगा हमारे पास में कौन सा बेटा 4th 02 ये। ऐसा मतलब जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो ना, तो आप ऑप्शन देख करके पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप चाहे तो 1/51 डिवाइड करके देख लेना, आंसर ये आने वाला है 4th वाला 0.0196। समझ में आया सभी को? तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था, और कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन की वजह से मैं किसी को टफ नहीं बोलता। तो अगेन ये कैसा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है हमारे लिए। कैसा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है हमारे लिए। समझ में आ रही बात? मैं लास्ट में पूरे पेपर का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि पेपर एक्चुअली में कैसा था, टफ था, मीडियम था या फिर हार्ड था, है ना, मतलब इजी था, वो अपन कंपेयर करेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 94। देखो क्या दिया हुआ है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है, और दूसरा इज रिलेटेड टू 10% W/V एक्वस सॉल्यूशन क्या है बेटा, ग्लूकोज है। अब इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन, इसका π1 है, इसका π2 है। देखो हमें पता है पाई इक्वस टू I इंटू सी, यानी कि N/V इंटू RT, यानी I इंटू N इक्वस टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू RT। अब देखो दोनों ही कंसंट्रेशन में देखो 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर, यहाँ पर देखो 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वेट भी कांस्टेंट है, वेट कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, और इन दोनों के लिए आई की वैल्यू क्या है 1 है। क्या मैं बोल सकता हूँ पाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, यानी जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसके लिए पाई की वैल्यू कम होगी। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 AMU होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 AMU होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, यानी π2 की वैल्यू लेस है, मॉलिक्यूलर वेट कम है, π1 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी π1 इज ग्रेटर देन टू π2। ये आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे पूछ रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर होगा, 94 का आंसर होगा सेकंड। ठीक,
94 के बाद 95 देखते हैं। द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है बेटा KF, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TF इक्वल्स टू KF, मोलैलिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये kg में होना चाहिए। अब अगर मुझे KF की वैल्यू चाहिए तो देखो क्या दिया है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो डिक्रीज होता है फ्रीजिंग पॉइंट में, डिक्रीज इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हेन 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये तो पर केजी बोल दिया गया, लेकिन 1 ग्राम बोला, ये गलत है, भावनाओं में बह मत जाना, 1 टिक मत कर देना, मुझे 1 मोल करना पड़ेगा। अगर n की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, वेट 1 kg लेता हूँ, तो जो डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में वो हमारे पास में क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यानी कि KF के बराबर होता है, उन्नयन स्थिरांक के बराबर, मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर, हिंदी में ये बोलते हैं, ठीक है, डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास में जाएगा सेकंड, डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। बोलो बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखो, द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब देखो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में एक रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन था यहाँ पर, log P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, बिल्कुल ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन 100% करेक्ट है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ने लगता है, और एक टेम्परेचर के बाद वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, यानी आप जब बॉइलिंग पॉइंट में होते हो तो वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर, और वेपर प्रेशर आगे जा करके कांस्टेंट होने लगता है, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर और बढ़ जाएगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जब मिलेगा तो उस समय वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, 96 का फर्स्ट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए 96 के बाद 97 वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो 97 वाले क्वेश्चन में, अच्छा बच्चों इसमें ना हिंदी में करेक्शन है, मैं आपको बता दूं हिंदी में, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे बोनस देने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश बाइलिंगुअल पेपर है, ऐसा एग्जाम में भी हुआ है। अगर हिंदी में करेक्शन है तो इंग्लिश को करेक्ट आंसर माना जाता है। देखो विलेय विलायक आकर्षण विलेय विलायक की तुलना में दुर्बल होता है, दोनों सेम बात बोल दिया। एक्चुअली एक विलेय विलायक होगा और दूसरा विलेय विलेय होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट, इंग्लिश में सही दिया है। देखो आइडल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सिमिलर टू सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, यानी ए का मैच करके देख लो, ए का तो क्यू होगा, और ऐसा ऑप्शन मेरे पास 1 है और 3 है जिसमें ए का क्यू है, ए का क्या है बेटा, क्यू है, ठीक है। दूसरा देख लो, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, राउल्ट लॉ में जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए देखो हमारे पास में क्या होगा, देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर वीकर देन सॉल्यूट सॉल्यूट, जो सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन है उससे सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, सॉल्यूशन बनने के बाद जो इंटरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी इनके बीच इंटरेक्शन कम है और वेपर प्रेशर क्या आने वाला है, ज़्यादा आने वाला है, पॉजिटिव डेविएशन तब जाके मिलेगा। यानी कि बी का जो आंसर होगा वो होगा पी, ए का क्यू बी का पी, तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं, ए का क्यू बी का पी, फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट आंसर क्या होगा बच्चों, करेक्ट हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 आप देखेंगे, सबसे पहले दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर ओवर एन आइडल 1:1 मोल बेंजीन और टोलुइन के मोल है, तो इसका मोल फ्रैक्शन बेंजीन का होगा इसके मोल अपॉन सबके मोल, और टोलुइन का मोल फ्रैक्शन होगा इसके मोल अपॉन सबके मोल। और देखो आगे दिया है मिक्सचर में बेंजीन और टोलुइन इज करेक्ट, है ना, आपको ये स्टेटमेंट से चेक करना है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। गिवन वेपर प्रेशर डाटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पी नॉट बी कितना दिया है 12.8 किलो जूल छपा है, एक्चुअली वो किलो पास्कल है, ठीक है, और इसको करेक्ट करा दिया गया था क्लासरूम में। और वैसे ही पी नॉट टी इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 3.85 किलो पास्कल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू इसके मोल फ्रैक्शन अपॉन क्या हो जाएगा, बेंजीन का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में यानी कि 12.8, यानी ये हो जाएगा 6.4 किलो पास्कल,
ठीक वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3.85, यानी ये आ जाएगा 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 1.925 किलो पास्कल। आप देख रहे हैं कि बेंजीन का पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब बेंजीन जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा परसेंटेज कंटेंट उसका रहेगा। द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, पहला स्टेटमेंट करेक्ट होता है। दूसरा पढ़ के देख लेते हैं, द वेपर प्रेशर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ टॉल्यूइन, गलत है। द वेपर प्रेशर विल कंटेन इक्वल अमाउंट बेंजीन एंड टॉल्यूइन, ये भी बिल्कुल गलत है। ये देखो ये 6.4 किलो पास्कल है, जबकि ये प्रोड्यूस कर रहा है 1.925 किलो पास्कल। नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द मेक प्रिडिक्शन, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आंसर 4 भी इनकरेक्ट है, आंसर जाएगा 1। यानी कि ये क्वेश्चन को मैं टफ की कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि बच्चे पास्कल वगैरह देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ, है ना। हम लोग बस एंड गेम की तरफ बढ़ रहे हैं। असर्शन दिया है 0.1 मोलार NaCl सोल्यूशन, 0.1 मोलार NaCl सोल्यूशन है, बॉयल 101 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0.1 मोलार BaCl2 सोल्यूशन, ये बॉयल हो रहा है 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ये स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, इसके लिए I की वैल्यू 2 है, इसके लिए I की वैल्यू BaCl2 सोल्यूशन है तो 3 है। जाहिर सी बात है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगा इस सोल्यूशन का, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, यानी असर्शन तो करेक्ट है, ए तो करेक्ट है। रीज़न चेक करते हैं, BaCl2 हायर मॉलिक्यूलर मास, जाहिर सी बात BaCl2 का मॉलिक्यूलर मास NaCl से बहुत ज़्यादा होता है भाई, ठीक है कि नहीं, तो ये रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन करेक्ट, रीज़न करेक्ट, लेकिन रीज़न असर्शन को फुलफिल नहीं कर रहा बच्चों। कारण क्या है, इसका आंसर होना चाहिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या वेंट ऑफ फैक्टर का ज़्यादा होना, ये इसके रीज़न को फुलफिल करता। इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, यानी आंसर जाएगा 2। 100 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये बोनस वाला क्वेश्चन है, इसमें करेक्शन है, इस क्वेश्चन को हम लोग बोनस देने वाले हैं। कारण क्या है, क्वेश्चन को हम चाहते तो क्लास वहाँ पर टेस्ट वाले उसमें हम लोग इसको करेक्ट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी हमने क्या किया बेटा, ये नीट वाली वाइब है, वहाँ पे भी आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन बोनस जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बोनस जाएगा। कारण क्या है, देखो 2 ऑप्शन सिमिलर है, सिमिलर टू A एंड B एंड B इंट्रैक्शन, सिमिलर देन A एंड B एंड B इंट्रैक्शन। एक्चुअली क्या है, ये देखो हमारे पास में ये जो ग्राफ दिख रहा है, नेगेटिव डेविएटिंग नॉन आइडल सॉल्यूशन का ग्राफ है, नेगेटिव डेविएटिंग नॉन आइडल सॉल्यूशन का ग्राफ है, तो AB इंट्रैक्शन जो होगा सॉल्यूट सॉल्यूशन बनने के, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाने के बाद जो इंट्रैक्शन आ रहा है, वो A और A इंट्रैक्शन या B और B इंट्रैक्शन से क्या होगा, जरा इस बात को समझते हैं। AB इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, AB इंट्रैक्शन अगर ज़्यादा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन ज़्यादा है, तो पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए वोलेटाइल होकर के उड़ नहीं रहे, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पर, कम हो जा रहा है, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर कम हो रही है, नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है राउल्ट्स के लॉ में। यहाँ पर आंसर ये वाला ऑप्शन होता तो हम लोग करेक्ट कर लेते, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, फर्स्ट और थर्ड सिमिलर है, तो इस वाले क्वेश्चन को बोनस दे दिया गया। इसी के साथ ही हमारा पेपर का डिस्कशन केमिस्ट्री का समाप्त होता है। कल सुबह आ जाएगा 9 साढ़े 9 बजे के करीब बायोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन का डिस्कशन, वो ज़रूर देखें, कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी ये मेहनत, हमारा ये डेडिकेशन आपको कैसा लगा। हमने बेटा आज के टेस्ट के लिए बहुत 3 से 4 रात मेरे टीचर सोए नहीं, 3 से 4 रात, एक डेढ़ बजे हम लोगों ने काम किया स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने के लिए। मेरे जो एडिटर वाले भाई साहब है, कुणाल भाई साहब दिल्ली में बैठे हुए, उन्होंने वहाँ से एडिटिंग करके टाइम पे वीडियो कंटेंट दिया। मेरी पूरी फ्लैश एकेडमी की टीम लगी रही आप लोग को एक अच्छा टेस्ट सीरीज देने में। अगर हम लोग इसमें सफल होते हैं तो कमेंट करके हार्ट का इमोजी जरूर बनाना बेटा, आपका ये कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन होगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिनका टेस्ट इस बार बहुत अच्छा गया, अगले टेस्ट में उन प्यारे बच्चों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अगले टेस्ट में हम लोग जो हमारे डॉक्टर्स हैं, प्रीवियसली जो हमारे पास डॉक्टर बन चुके हैं, उनके हाथों से आपको सम्मानित किया जाएगा। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी, आपके लिए बहुत गौरव की बात होगी, आपके परिवार के लिए भी बहुत गौरव की बात होगी। और जो बच्चों का रिजल्ट थोड़ा वीक रहा, वो आने वाले जो 14 टेस्ट है उनमें कैसे इंप्रूव किया जाए, उसके लिए हमसे पर्सनली संपर्क कर सकते दिए गए नंबर में। और टेस्ट पेपर का एनालिसिस करके आप अपनी तैयारी को और अच्छा करें और मेहनत करें। और प्यारे बच्चों, आप भिलाई में जो सपना लेकर के आए हैं आप उसमें सफल ज़रूर हों, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और इसके लिए हम लोग दिन रात लगे रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लास। ये जो पेपर का सॉल्यूशन था ना, इस पेपर में इजी 32 थे, मीडियम 14 क्वेश्चन, टफ 4 क्वेश्चन थे।
यानी मॉडरेट लेवल का पेपर था, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, इजी क्वेश्चन ठीक ठाक थे और मॉडरेट वाले क्वेश्चन 14 थे। यानी आप अगर अच्छे से मेहनत करते तो ये चैप्टर आपसे आराम से कंप्लीट हो जाता। ज़रूर आपने, मेरी उम्मीद ये है कि ज़रूर आपने इन क्वेश्चन को तो ज़रूर अटेम्प्ट किया होगा। इजी वाले 32, मॉडरेट वाले 40, टफ वाले जो 4 क्वेश्चन है वो चाहते तो आप छोड़ सकते थे, और वैसे भी आपके पास 5 क्वेश्चन का प्रिविलेज था, आप चाहते तो ये टफ वाले 4 क्वेश्चन छोड़े जा सकते हो, जिसमें से एक बोनस भी हुआ है। वो बोनस वाले को मैंने इजी की कैटेगरी में रखा, ऑप्शन अगर सही होते तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होता। थैंक यू वेरी मच। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।